होगा ही नहीं। क्या पढ़ रहे थे अपने? गुड इवनिंग। कहां तक पहुंच गए थे? अच्छा, फ्रीडम फाइटर पढ़ रहे थे। सुनाओ देखे थोड़ा। हमने पहले पढ़े होंगे अर्जुन लाल सेठी। कहाँ के थे वो? कहाँ से ग्रेजुएशन किया? और बाद में चौमुखी कौन से सामंत के सचिव थे? कौन से राजा उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते? क्या रिप्लाई किया उन्होंने? मथुरा के कौन से विद्यालय में पढ़ाते? 1905 में कौन सी समिति बनाई? 1907 में कौन सा विद्यालय स्थापित किया? वर्धमान विद्यालय कहाँ बनाया गया? जयपुर में कब बनाया गया? किसकी पाठशाला थी? कौन से बम कांड में नाम आया? कौन से हत्याकांड में गिरफ्तार हुए? कौन सी जेल भेज दिए गए? जेल में क्या किया इन्होंने? निकल के गांधी जी के कौन से आंदोलन में आए? कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ कहाँ बनाए गए? राजपूताना और मध्य भारत। काकोरी केस के कौन से आरोपी को इन्होंने अपने पास रखा? कहाँ पे रखा? कहाँ पे? जयपुर। जयपुर के अंदर। बाद में जब पॉलिटिक्स छोड़ दी तो मनाने के लिए कौन आए थे? कहाँ पे आए थे? बाद में अजमेर की दरगाह में क्या पढ़ाने लग गए? मरने के बाद इनकी दो किताबों के नाम बताओ। स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति। 3 नाटकों के नाम बताओ। महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ। निमेज हत्याकांड के अन्य आरोपी जिनको फांसी लगी थी कौन थे? जिनको काला पानी हुआ। 2 लोग फरार हो गए थे और 2 लोगों को बाद में सरकारी गवाह बन गए थे, माणिक चंद और शिव नारायण। केसरी सिंह बारट कहाँ के रहने वाले थे? डेरावरपुरा, खेड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा। कौन सी रियासतों में काम किया? इनके कहने पर मेवाड़ में कौन आए थे? कौन से महाराणा को जाने से रोका था? कौन से दरबार में? लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार। कितने दोहे लिखकर भेजे थे? उन 13 दोहों को क्या बोलते हैं? कोटा में किस पोस्ट पर काम किया था? सुपरिटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी। कोटा के कौन से हत्याकांड में पकड़े गए? कौन सी जेल भेज दिए गए? हजारीबाग। वहां से निकलने के बाद गांधी जी के पास कहां चले गए? वर्धा। किताबें कौन कौन सी लिखी? प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी चरित्र, श्यामलदास जी की जीवनी, बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद और मेजनी की जीवनी का हिंदी अनुवाद। इन्होंने कहा था अंग्रेजी मत पढ़ो, मेयो कॉलेज मत जाओ, इंग्लैंड मत जाओ, जापान जाओ। महंत प्यारेलाल हत्याकांड में इनके साथ 3 बंदे और थे, बताओ कौन कौन थे? सोमदत्त लहरी, हीरालाल जालोरी और रामकरण। एक बंदा सरकारी गवाह बन गया था, लक्ष्मीलाल भटनागर। इनके छोटे भाई का नाम क्या था? जोरावर सिंह जी कौन कौन से मुकदमों में थे? दिल्ली बम कांड और निमेज हत्याकांड। लेकिन अंग्रेज इनको गिरफ्तार, अपना अंतिम समय किस रूप में बिताया? इनके बेटे का नाम क्या था? प्रताप सिंह बारट कौन कौन से मुकदमों में थे? दिल्ली बम कांड और बनारस षड्यंत्र मुकदमा। उसमें गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखे गए? इनकी मृत्यु कैसे होती है? पुलिस प्रताड़ना के कारण। इनकी किसने इनकी तारीफ की थी? कौन सी रियासत ने आने पर रोक लगा दी थी? केसरी सिंह जी के दामाद कौन थे? ईश्वरदान आसिया कौन से कांड में जुड़े हुए थे? दिल्ली बम कांड। इनके परिवार की तारीफ कौन करता है? राव गोपाल सिंह खरबा कहाँ के सामंत थे? पूरे भारत में सशस्त्र क्रांति कौन करना चाहते हैं? वो दिन कौन सा डिसाइड किया गया? उसमें राजस्थान की जिम्मेदारी किसको दी गई? गोपाल सिंह जी कहाँ के सैनिकों को अपने साथ जोड़ रहे हैं? अंग्रेजों को पता चला तो पकड़ के कहाँ रखे गए? टोडगढ़ से फरार हो गए, दोबारा कहाँ रखा? फिर फाइनली कहाँ शिफ्ट कर दिया था? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर कहाँ पर है? यूपी। देखो विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। अगले कौन है? विजय सिंह। लिखो जन्म स्थान गुठावली, यूपी के अंदर एक जगह पड़ती है बुलंदशहर के पास। जन्म स्थान गुठावली। गुठावली कहां पड़ता है? बुलंदशहर। बुलंदशहर कहां पे? यूपी।
इनका वास्तव में नाम था भूप सिंह, बताई थी मैंने बातें बीच में, लेकिन एक्चुअल नेम भूप सिंह, वास्तविक नाम भूप सिंह। कल हम पढ़ रहे थे कि एक बंदे हैं जो पूरे भारत में आर्म्ड रिबेलियन करना चाहते हैं, उनका नाम क्या है? रासबिहारी बोस। राजस्थान में जिम्मेदारी किसको मिली है? गोपाल सिंह जी की सहायता के लिए रासबिहारी बोस ने जिस बंदे को राजस्थान भेजा था वो है विजय सिंह पथिक। वो कौन है? तो किसकी सहायता के लिए भेजा गया? देखो, गोपाल सिंह खरवा की सहायता के लिए, टू असिस्ट गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा की सहायता के लिए, टू असिस्ट गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा की सहायता के लिए, टू असिस्ट गोपाल सिंह खरवा। रासबिहारी बोस ने इन्हें राजस्थान भेजा था। रासबिहारी बोस सेंट हिम टू राजस्थान, रासबिहारी बोस ने इन्हें राजस्थान भेजा था। रासबिहारी बोस सेंट हिम टू राजस्थान, रासबिहारी बोस ने इन्हें राजस्थान भेजा था। रासबिहारी बोस सेंट हिम टू राजस्थान। कल हमने पढ़ा कि योजना का पता चल गया इसलिए सारे लोग पकड़ लिए गए। इनको कौन सी जेल में रखा गया? टोडगढ़। कौन सी जेल में? देखो, अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर टोडगढ़ जेल में रखा। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड हिम एंड केप्ट इन टोडगढ़ जेल। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर टोडगढ़ जेल में रखा। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड हिम एंड केप्ट इन टोडगढ़ जेल। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर टोडगढ़ जेल में रखा। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड हिम एंड केप्ट इन टोडगढ़ जेल। गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा? कल हमने पढ़ा था कि सारे के सारे लोग जेल से क्या हो गए थे? फरार। देखो, लेकिन यह जेल से फरार हो गए, बट ही वॉज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। लेकिन यह जेल से फरार हो गए, बट ही वॉज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। जेल से क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं। फिर मैंने बताया था गोपाल सिंह जी तो दोबारा पकड़ लिए गए, ये दोबारा पकड़े नहीं गए। ये जेल से बाहर आए, बाहर आने के बाद नाम कर लिया चेंज। भूप सिंह की जगह क्या बन गए? विजय सिंह। और चित्तौड़ में गांव पड़ता था ओछड़ी। कौन सा गांव था? वहां जाके स्कूल खोल ली। कौन से गांव में? स्कूल का नाम था विद्या प्रचारिणी सभा। क्या नाम था? भाई किसका प्रचार करेंगे हम तो? देखो, इन्होंने ओछड़ी में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। He founded विद्या प्रचारिणी सभा एट ओछड़ी। ओछड़ी में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। He founded विद्या प्रचारिणी सभा एट ओछड़ी। ओछड़ी में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। He founded विद्या प्रचारिणी सभा एट ओछड़ी। ओछड़ी चित्तौड़ में पड़ता है। ओछड़ी कहां पर है? तो ओछड़ी में किसकी स्थापना की? विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। फिर मैंने आगे की कहानी आपको बताई थी कि एक दिन ओछड़ी में आते हैं साधु सीताराम दास। कौन आते हैं? और इनको कहां लेके चले जाते हैं? बिजोली। उसके बाद बंदे का पूरा जीवन किसमें लग गया? किसान आंदोलनों में। तो राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक यदि कोई थे तो वो कौन थे? लिख लो, यह राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक थे। ही वॉज फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान। यह राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक थे। ही वॉज फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान। यह राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक थे। ही वॉज फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान। पुस्तकें लिखो। एक बुक लिखी थी व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। एक बुक लिखी थी अजय मेरू। कौन कौन सी बुक्स है बताओ देखे? व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, एक और कौन सी है? अजय मेरू। व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स और अजय मेरू किसकी पुस्तक है? अब आ गया जो भाई जमनालाल बजाज।
एक और लिखना विजय सिंह जी में, एक बात और लिखना। एक संगठन बनाया था, उसका नाम था वीर भारत समाज। नीचे लिख लो संगठन। वीर भारत सभा तो पढ़ा था हमने एक, केसरी सिंह जी वाला। एक इनका संगठन लिख लो, वीर भारत समाज ऑर्गेनाइजेशन। तो दो पुस्तकें हैं, वो तो कौन कौन सी है बताओ देखे। व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स और अजय मेर। ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? वीर भारत समाज। अब आ जाओ, जमनालाल बजाज। देखो जन्म स्थान सिक्कर में एक जगह पड़ती है काशी का बास। कौन सी जगह? काशी का बास। क्या नाम जगह का बताओ देखे। काशी का बास। कहां पड़ता है काशी का बास? सिक्कर के अंदर एक जगह पड़ती है काशी का बास। सुनना मेरी बात। गांधी जी को पैसे टक्के देने का कोई काम करता था तो वो कौन करते थे? गांधी जी के जितने आंदोलन हुए उनमें दो लोगों के पैसे लगे हैं, बजाज और बिड़ला। बजाज और अंग्रेजों की एक रिपोर्ट कहती है कि यदि गांधी जी के आंदोलन से मारवाड़ी व्यापारियों को अलग कर दिया जाए तो गांधी जी का आंदोलन कल ही खत्म हो जाएगा। अंग्रेजों की रिपोर्ट थी बाकायदा कि साहब ये जो राजस्थान वाले बढ़िया है मैं इनको साइड में करो। गांधी जी तो कल आगे बैठ जाएंगे चुपचाप, भाई बिना पैसे के आंदोलन होंगे। पैसे कौन दे रहे हैं? बजाज और बिड़ला। सेटिंग थी ढंग की कि गांधी जी को पैसे कौन देते? बजाज और बिड़ला। फिर गांधी जी बाहर जा कहते हैं कि कोई अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदेगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। किसका बहिष्कार करेंगे? हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? स्वदेशी कौन बनाता है? बजाज और बिड़ला। स्वदेशी बनाता ही कौन है? तो यदि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा तो किसका सामान बिकेगा? बजाज और बिड़ला को 10 लाख का फायदा हुआ, गांधी जी का 10%। भाई ये तो होना चाहिए कम से कम, अपने आंदोलन करेंगे इधर। तो फिर बजाज जी कहते हैं गांधी जी का 5वां पुत्र। क्या कहते हैं? भाई गांधी जी के खुद के 4 थे, चारों ने तो कमा के दिया नहीं। कमा के कौन दे रहे थे? बजाज जी। देखो गांधी जी का 5वां पुत्र, 5th सन ऑफ गांधी जी। गांधी जी का 5वां पुत्र, 5th सन ऑफ गांधी जी। एक दिन भगवान जाने बजाज जी क्या जी में खुद नहीं बैठे बैठे कहा कि मैं गुलाम नंबर 4 हूं। क्या हूं? गुलाम नंबर। लिख लो नीचे, स्लेव नंबर 4। गुलाम नंबर 4। गुलाम नंबर 4, स्लेव नंबर 4। पूछा लोगों ने कि साहब 4 नंबर गुलाम मतलब पहले 3 कौन है? बजाज जी ने कहा तो सोचा ही नहीं मैंने। बजाज जी ने कहा रुको मैं सोच के बता देता हूं। पहला गुलाम है इंडिया का दूसरा राजस्थान, तीसरा का तीसरा हमारा जयपुर, चौथा का चौथा तो मैं ही हूं। तो खुद को क्या कह दिया था? गुलाम नंबर। 1920 में भारत के एक बड़े फ्रीडम फाइटर की मृत्यु हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक। किसकी मृत्यु होती है? 1 अगस्त 1920। कब होती है? इसलिए मैंने बताया था कि 1 अगस्त को अपने डूंगरपुर वाला प्रजामंडल बना था, बताया था मैंने, तिलक की पुण्यतिथि। पूरा देश गमगीन है इस दौरान कि भाई तिलक जैसे बड़े एक अपने फ्रीडम फाइटर की मृत्यु हो जाती है। एक आदमी को लग रहा है कि मौका है, आपदा में अवसर। क्या है? मोदी जी ने कहा था आपदा में अवसर। वो आदमी भी गुजरात का आदमी है, महात्मा गांधी। क्या नाम है? और गांधी जी ने बुलाया भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 अगस्त 1920 को तिलक की इंग्लैंड के अंदर मृत्यु होती है, इधर गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और गांधी जी कह रहे हैं कि मित्रों, आज हमारे देश के सर्वोच्च नेता मां भारती के लाल, भारत माता के सच्चे सपूत अपने जीवन के 100 बरस पूरे करके अनंत यात्रा पर निकल गए हैं। मेरा हृदय अंदर से चित्कार कर रहा है, रो रहा हूं मैं मेरे उस साथी के असमय छोड़ जाने से। अब हमें रास्ता कौन दिखलाएगा? लेकिन मित्रों, क्या तिलक की मृत्यु हो गई तो तिलक के सपने सच नहीं होंगे? क्या तिलक ने कभी जो सपना देखा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, क्या उस सपने को पूरा नहीं किया जाएगा? क्या तिलक की आत्मा ऊपर स्वर्ग में बेटी बेटी कलपती तड़पती रहेगी कि मेरे सपनों का भारत नहीं बन पाया? नहीं भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम आज ही तिलक की आत्मा की शांति के लिए, तिलक के उन सपनों को साकार करने के लिए एक आंदोलन चला रहे हैं, जिस आंदोलन का नाम होगा असहयोग आंदोलन। क्या नाम होगा? जिस दिन तिलक मरे उस दिन शुरू किया इन्होंने, असहयोग आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। और इस असहयोग आंदोलन में हम वही तरीके अपनाएंगे जो कभी तिलक ने सुझाए थे। तिलक ने कहा था हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, विदेशी वस्तुओं का
तिलक ने कहा था हम अंग्रेजी सरकार का सहयोग करेंगे, उनकी स्कूल में नहीं जाएंगे, कॉलेज में नहीं जाएंगे, उनकी टीचिंग नहीं करेंगे, उनके वकील नहीं बनेंगे, उनके कोर्ट में नहीं जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हम उनके टैक्स देना भी बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? तब तक सरकार का पूरी तरीके से नॉन कॉपरेशन किया जाएगा, सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग ही नहीं किया। एक दिन आएगा जब हम इनको टैक्स देना भी बंद कर देंगे, पर वो दिन कब आएगा ये मैं बताऊंगा। अभी एक बार टैक्स देने हैं, लेकिन अभी से हम आज से स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, सरकार की स्कूल में नहीं जाएंगे, कॉलेज में नहीं जाएंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे, उपाधियां ग्रहण नहीं करेंगे, इनके किसी भी कार्यक्रम के अंदर हम भाग नहीं लेंगे। हम वकील जो लोग हैं अपनी वकालत छोड़े, आंदोलन के अंदर शामिल हो, शिक्षक जो अपने अध्यापक छोड़े और हमारे आंदोलन के अंदर शामिल हो जाए। यदि आप ऐसा करने में कामयाब रहे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 1 वर्ष के भीतर भीतर स्वराज प्राप्त कर लेंगे। कितने दिनों में? 1 वर्ष के भीतर भीतर हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे और तिलक का सपना साकार होगा। तिलक के सपने को साकार करने के लिए हम आज ही कौन सा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सहयोग आंदोलन। पर मित्रों, कोई भी आंदोलन बिना धन के नहीं चल सकता, इसलिए आंदोलन के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। मैं तो खुद फकीर आदमी हूं, मेरे पास तो धन कहां से आएगा? धन देशवासी देंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे देशवासी धन देने में पीछे नहीं हटेंगे। ये आपके सामने मैं एक फंड रख रहा हूं यहां पर, जिसका नाम है तिलक स्वराज फंड। क्या नाम है उसका? भी नाम क्या रखा? भयंकर चालू आदमी थे। ऐसे कौन यार भावनाओं को भुनाता है? ये तिलक स्वराज फंड है, इसमें आप जितने भी रुपए डालेंगे उसे तिलक की आत्मा को शांति मिलेगी। आपकी 54-58 रुपया तिलक की आत्मा को स्वर्ग के अंदर शांति दिलवाएगा। और ये मत समझिए कि रुपए की कमी है, रुपए की कोई कमी नहीं है। अभी भाई सेठ जमनालाल बजाज इसमें 1 लाख रुपए डाल देंगे भाई। कहा कि बापू 1 लाख। बापू उनका, मैं वापस देख लाइन बोल रहा हूं, सुन। हम केवल स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, आज के बाद कोई विदेशी वस्तुओं का प्रयोग। बापू ब्रांड एम्बेसडर थे बजाज के। बजाज ने कहा ये वाली बात ठीक है, तो बजाज ने कितने रुपए दिए? 1920 में तिलक स्वराज फंड में कितने रुपए जमा करवाए? आज के 100 साल पहले। कितने साल पहले? हम यहाँ आपकी फीस लेते हैं 42,000, उसमें तुम कहते सर ज्यादा है। बजाज जी की तरह दरियादिली दिखाओ। आपको सर हमारी फीस होनी चाहिए 1 लाख। कितनी होनी चाहिए आपकी फीस? मरा नहीं बोला है। लो ये सही है। मतलब तो गांधी जी ने गारंटी दी थी? नहीं, ऐसे कोई गारंटी नहीं थी। क्या पता लोग खरीदेंगे, क्या पता नहीं खरीद, पर फिर भी बजाज ने कहा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट करोगे। अब यूं डरते रहते हो ना कि एसडीएम बन गए तो दे देंगे, क्या पता नहीं बने तो फिर पैदल चलते हुए एक्सीडेंट हो जाए तो सारे हेलमेट लगा के आया करो। पैदल चल रहे हैं। तो तिलक स्वराज फंड में कितने रुपए जमा करवाए थे? लिखो। असहयोग आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन्होंने तिलक स्वराज फंड में 1 लाख रुपए दिए थे। He gave 1 lakh rupees in तिलक स्वराज फंड। इन्होंने तिलक स्वराज फंड में 1 लाख रुपए दिए थे। He gave 1 lakh rupees in तिलक स्वराज फंड। इन्होंने तिलक स्वराज फंड में 1 लाख रुपए दिए थे। He gave 1 lakh rupees in तिलक स्वराज फंड। किसमें 1 लाख रुपए दिए थे? तिलक स्वराज फंड में। अब असहयोग आंदोलन कौन चला रही है? कांग्रेस। उस समय देश में एक पार्टी और हुआ करती जो थी मुस्लिम लीग। कौन थी? तो दूसरे दिन मुस्लिम लीग आ गई बजाज जी के पास, हमने कौन सी मोरनी के बाटे मारे हैं, हम भी है छोटी मोटी पार्टी, थोड़ा बहुत हम भी कर देंगे आपका सामान खरीदना, थोड़ा बहुत चंदा हमें भी दो। बजाज इनका 11,000 रुपए इनको दे दो। देखो, इन्होंने मुस्लिम लीग को भी 11,000 रुपए दिए थे। He also gave 11,000 rupees to मुस्लिम लीग। इन्होंने मुस्लिम लीग को भी 11,000 रुपए दिए थे। He also gave 11,000 rupees to मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को भी कितने रुपए दिए थे? 11,000 का चंदा तो भाई चलता बांट जाता था। मुस्लिम लीग को भी 11,000 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? गांधी जी जब असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं तो गांधी जी ने भाषण आगे बढ़ाया अपना, और गांधी जी ने कहा कि मित्रों, मैं और कहना चाहता हूं कि इस हत्यारी सरकार की दी हुई उपाधियां भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये वही हत्यारी सरकार है जिसने कुछ दिन पहले हमारे जलियांवाला बाग के अंदर हमारे निहत्थे साथियों पर गोलियों से भून डाला। और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकार जो निहत्थे लोगों पर गोलियां चला देती है, उसके द्वारा दिए गए मेडल मुझे स्वीकार
नहीं, गांधी जी के पास अंग्रेजों के 3 मेडल थे। एक मेडल का नाम था बोअर, एक मेडल का नाम था जुल्लू, एक मेडल का नाम था कैसर ए हिंद। कौन कौन से बताओ देखे? बोअर, जुल्लू और कैसर ए। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका रहा करते थे तो साउथ अफ्रीका में राज था अंग्रेजों का। किसका राज था? तो साउथ अफ्रीका के एक पोर्शन के अंदर, किसी एक भाग के अंदर डच किसान रहते थे। कौन से किसान रहते? हॉलैंड के लोगों को बोलते हैं डच। हॉलैंड के लोगों को क्या बोलते हैं? तो हॉलैंड के लोग वहां खेती करने के लिए गए हुए थे। डच किसान कई सालों से वहां पर रह रहे थे। उन डच किसानों की जो जाति थी वो जाति कौन सी थी? जब अंग्रेजों ने अफ्रीका पे कब्जा किया तो अंग्रेजों ने कहा पूरी अफ्रीका में पढ़ाई जाएगी अंग्रेजी। क्या पढ़ाई जाएगी? इन डचों ने विरोध किया, उन्होंने कहा नहीं पढ़ेंगे, हमारी भाषा डच है तो हम कौन सी भाषा पढ़ेंगे? डच। हम अंग्रेजी क्यों पढ़े? तो ये जो डच किसान थे जिनकी जाति क्या थी, ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते थे, इसलिए विद्रोह का नाम है बोअर विद्रोह। क्या नाम है? गांधी जी अंग्रेजों का साथ देते हैं। गांधी जी किसका साथ देते हैं? इसलिए गांधी जी को अंग्रेजों ने मेडल दिया, बोअर मेडल। क्या दिया? अफ्रीका में एक जनजाति रहती है, एक ट्राइब रहती है, इसका नाम है जुल्लू। कौन सी जनजाति है? जुल्लू नाम की जनजाति है। जुल्लुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि तुम टैक्स ज्यादा लेते हो, हम तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करेंगे। गांधी जी ने इस बार फिर अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए गांधी जी को अंग्रेजों ने एक और मेडल दिया। कौन सा? तो अफ्रीका में गांधी जी को अंग्रेजों ने 2 मेडल दिए थे। कौन कौन से? बोअर बोअर रिवोल्ट और जुल्लू रिवोल्ट में गांधी जी किसका साथ दे रहे हैं? तो अंग्रेज कौन से मेडल दे रहे हैं? गांधी जी इंडिया आए, इंडिया आगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, गांधी जी गांव गांव गए और गांव गांव में जाके लोगों को कहा कि अंग्रेजों की आर्मी ज्वाइन करो, अंग्रेजों की तरफ से लड़ो, जर्मनी के खिलाफ जाके लड़ो। अंग्रेज और राजी हुए, अंग्रेजों ने एक और मेडल दिया। कैसर एक जर्मन शब्द है, इसका मतलब होता है सम्राट। क्या मतलब होता है? तो कैसर ए हिंद मतलब हिंदुस्तान का सम्राट। तो गांधी जी के पास 3 मेडल थे। कौन कौन से? और गांधी जी ने कहा कि इस हत्यारी सरकार जिसने जलियांवाला कांड में हमारे निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, उसके दिए हुए 3 मेडल बोअर, जुल्लू और कैसर हिंद इनके मुंह पे मारता हूं। और कहा ये मत समझना खाली मैं लौटा रहा हूं, भाई जमनालाल बजाज अभी राय बहादुर की उपाधि लौटा देंगे। बजाज जिनका एक ही थी मेरे पास तो बजाज जी ने कौन सी उपाधि लौटाई? देखो, असहयोग आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। He renounced his title of राय बहादुर। इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। He renounced his title of राय बहादुर। इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। He renounced his title of राय बहादुर। इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। किसकी उपाधि लौटा दी थी? राय बहादुर की। है गांधी जी का? मैंने कल क्या कहा था? इसका मतलब तू कल वाली क्लास में बातें सुन ही नहीं रहा था, है ना? कि चीजें कभी भी वैसे नहीं है जैसी हम देखते, उतनी सीधी होती नहीं चीजें। गांधी जी का यह मानना है कि बोअर विद्रोह में अंग्रेज सही थे तो मैं अंग्रेजों के साथ, जहां अंग्रेज सही है वहां अंग्रेजों के साथ रहूंगा, जहां अंग्रेज गलत है वहां अंग्रेजों के खिलाफ रह जाऊंगा। तो गांधी जी का ऐसा कुछ नहीं था। और नेता थे जी, नेता आज भी तो है। कौन किसके साथ है पता चलता है क्या? बस तो गांधी जी उस टाइम में नेता ही थे, जैसे आज नेता है वैसे उस टाइम के नेता थे। उनके अपने पास वीडियो नहीं है ना, इतने ही है। अपने वालों की वीडियो इसलिए अपने को लगता है यार कितने गलत गलत काम कर रहे हैं। इनके कईयों के वीडियो आए होते उस टाइम वालों के तो अपना विश्वास उठ जाता। यार हिस्ट्री नाम की भी कोई चीज है क्या? इन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं कई बार तो जिसकी हद नहीं है भाई साहब, पर है चीजें चल रही। वो तो मैं हमेशा हंसता ही हूँ क्योंकि गांधी जी सादगीपूर्ण व्यवहार करते थे। गांधी जी को पढ़ते हैं कि गांधी जी हमेशा कैसे रहते थे? सादगी का व्यवहार करते। अहमदाबाद में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन, कहां पर अधिवेशन? अहमदाबाद में। सुभाष चंद्र बोस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए हुए, गांधी जी के आश्रम में अधिवेशन। गांधी जी चाय नहीं पीते, नशा पता कोई करते नहीं थे गांधी जी। तो गांधी जी ने अपने सब बाकियों को भी छुड़वा दी चाय कि भाई कोई भी यहाँ पे आश्रम के अंदर चाय पिएगा नहीं। सुभाष बंगाली थे, बंगालियों को चाय पीने की लत होती है। सुभाष को चाय पीने आसपास खड़ी भी नहीं कोई, तो सुभाष को लगा क्या किया जाए। तो सुभाष को पता चला कि कस्तूरबा गांधी चाय पीते हैं। तो सुभाष ने कहा कि आंटी जी 3 बजे वाली चाय 1 कप मेरे लिए बना लेना। उन्होंने कहा बेटा चुपचाप रसोई में आ जाना, दोनों माँ बेटे पी लेंगे, बाद डोकरे को पता चल गया तो बाद में गालियां निकालेगा। तो दिन सुभाष और कस्तूरबा गांधी 3 बजे बैठे बैठे चाय पी रहे थे। गांधी जी को अंदर कोई सामान वामान लेने के लिए आए, इधर उधर सामान नहीं मिला, उनको लगा वाइफ से पूछ लेता हूँ। आवाज लगाई, सुना नहीं कस्तूरबा गांधी, उनको लगा रसोई में होगी, इसलिए गांधी जी रसोई में चले गए। रसोई में गए तो वो दोनों बैठे बैठे चाय पी रहे। तो सुभाष ने हाथों हाथ अपनी चाय छुपाई
तो गांधी जी ने सुभाष के सिर पे हाथ फेरा और कस्तूरबा गांधी का कि लड़का बहुत अच्छा है, सुभाष है, बहुत अच्छा काम करता है, और चाय पिला दिया कर इसको। और सुभाष का चुपचाप अंदर आके पी लेना, बाहर बताना मत। तो सुभाष बड़े राजी हुए कि यार गांधी जी ने मेरे लिए अपने नियम तोड़ दिए, है ना, ओब्लाइज हुए सुभाष। थोड़े सालों बाद कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है कलकत्ता। कहां पे हो रहा है इस बार? गांधी जी को कहां जाना पड़ेगा? कलकत्ता। तो सुभाष के बड़े भैया थे जिनका नाम था शरत चंद्र बोस। क्या नाम था? उनकी वाइफ थे जिनका नाम था विभावरी। क्या नाम था? तो उन्होंने शरत भैया और विभावरी भाभी कहा कि भैया भाभी, मैं जब अहमदाबाद गया था, बापू ने इतना ध्यान रखा मेरा, मेरे लिए नियम तोड़ दिए, मुझे चाय पिलाई, प्लीज गांधी जी में किसी भी प्रकार की मेहमान नवाजी में कोर कसर नहीं। शरत भैया और विभावरी भाभी ने कहा कि सुभाष, गांधी जी केवल तुम्हारे नेता थोड़ी है, पूरे भारत के नेता है। हम कैसे ना चाहेंगे कि गांधी जी यहाँ आए और उनका अच्छा स्वागत सत्कार ना किया जाए। निश्चिंत रहो सुभाष, खूब सारा स्वागत सत्कार किया जाएगा। बापू जहां कहीं भी जाया करते, उसे 2-3 दिन पहले बापू के पीए चले जाते, महादेव देसाई और मणिलाल कोठारी, ये पीए थे। महादेव देसाई कहे और महादेव देसाई ने जाके शरद चंद्र बोस से पूछा, क्या भाई बताओ बापू के रहने की जगह कहाँ पे क्या है? तो उन्होंने कहा, अरे चिंता मत करो, घर की चिंता करनी पड़ती है यार, बापू का पहले अरेंजमेंट सब देखना पड़ता है। क्या ये देखो अलग से कमरा है बापू के लिए, सुबह उठते ही इसके अंदर सूर्य का प्रकाश आने लग जाएगा, यही तो कहा था आपने। ये हमने रात के लिए एक यहाँ पे लालटेन लैंप छोड़ दिया, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था कर दी एकदम, ये एक टॉर्च छोड़ दिए, यहाँ पे एक वो लाठी आपने कहा था लाठी छोड़ दिए, ये तांबे के वो बर्तन के अंदर पानी पीते हैं वो बर्तन हमने छोड़ दिया है, ये बुक्स जो जो उनको चाहिए थी बुक्स छोड़ दिए, उन्होंने डायरी और पेन मंगवाया था, इस कंपनी का पेन मंगवाया था, पेन छोड़ दिया है, ये यहाँ पे बिस्तर इस दिशा में लगाना था वो बिस्तर लगा दिया, सब कुछ सेट है मामला, देखो कोई कमी है क्या? और महादेव देसाई ने कहा कि वो दूध, दूध का क्या हुआ? अरे हम जानते हैं बापू बकरी का ही दूध पीते हैं, इसलिए यहाँ से 10 घर आगे एक घर है और वो लोग बकरियां रखते हैं, तो हमने उनको कह दिया कि सुबह 1 किलो दे दो, शाम को 1 किलो दे दो, पापा को जीता चेक ले ले। माधव देसाई ने कहा मतलब तुम दूध ले क्या आओगे वहां से? कहा ओबीसी बात, दूध तो लेके आए। माधव देसाई ने कहा ना ना ना, ऐसे नहीं भाई साहब, क्या पता उन दूध कब निकाला हो, सुबह निकाल लिया हो, 1 घंटे बाद में अपने को दे, और बापू ताजा दूध पीते हैं, ऐसे को दूध पियेंगे बापू बीमार हो सकते हैं। तो उनका तो क्या करें? तो कहा यहाँ बकरियां बांधो, हाथों हाथ निकालना पड़ेगा जब बापू को चाहिए होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता क्यों करते हो, एक बकरी बांध लेंगे, आप जब कहोगे तब। उनका एक, कल को वो बीमार हो और बीमार बकरी का दूध बापू पी जाए तो 7-8 बकरियां बांधो, फिर मैं बताऊंगा आज कौन सी बकरी का दूध निकालना है। उनका 7-8 बांध लेंगे। कहा उनके खाने पीने की व्यवस्था की चिंता मत करो साहब, जहां से बकरियां लाएंगे वहां से खाने पीने का उसका चारा भी लेंगे। चारा ड्राई फ्रूट्स खाएगी। जब वो जाते ना महादेव देसाई वहां से, तो विभावरी भाभी कहती है कि सरोजनी नायडू सही कहती है। कौन सही कहती है? कि गांधी जी की सादगी महंगी है। गांधी जी की सादगी, भाई ये सादगी है, एकदम साधारण से रहते थे भाई, पर ये सादगी क्या है कि साहब गांधी जी ट्रेन के सामान्य डिब्बे में यात्रा करते थे, नहीं करनी चाहिए, ऐसी में करो, जाके ढंग से बैठो, क्योंकि सामान्य डिब्बे में गांधी जी बैठते इसलिए पूरा डिब्बा बुक करवाना पड़ता। कोई यात्री चढ़े कोई थप्पड़ मार दे तो किसी की नहीं बने, इसलिए सारा का सारा डिब्बा पैक, इसमें बापू रहेंगे, बापू के साथ वाले रहेंगे, और कोई चढ़ेगा ही नहीं। कितनी टिकटें कटवाई आपने? इससे अच्छा तो एसी में बैठ जाते, 2 जने और बिठा लेते वहां पे साथ में, एलिट क्लास ही बैठता, आपके जैसे बैठता, कुछ होता ही नहीं। तो चीजें धरातल के नीचे है, जितने ऊपर ना आए उतने ठीक है, इसलिए जैसा है वैसा वैसा पढ़ लिया जाए, खोदने का प्रयास करेंगे जीव बाहर आ जाएगा। और ये सादगी वाला तो मुझे तो कभी समझ में नहीं आया कि ये इतने फर्जीवाड़ा है ही क्यों भारत में। अरविंद केजरीवाल ने सादगी सादगी के बावले बनाए लोगों को, है ना, कि सादगीपूर्ण जीवन है। और जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब कहा कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं मेरी जो कौन सी वैगनार थी उसके पास, मैं मेरी वैगनार से आऊंगा, मैं सरकार का बंगला नहीं लूंगा, मेरा गाजियाबाद में 2 BHK फ्लैट है, मैं वहां से आऊंगा। और अपने को लगता है कितनी अच्छी बात है, घर से आएगा मुख्यमंत्री, बंगला भी नहीं लेगा, वेगनार में आएगा, गाड़ी भी नहीं लेगा। अच्छा, गाजियाबाद से दिल्ली आने में 2.5 घंटे लगते हैं वेगनार को, तो 2.5 घंटे लेट आएगा ऑफिस। तुम बड़ा बंगला ले, बड़ी गाड़ी ले, एकदम पास में रहे ताकि जल्दी आ जाए, जनता के काम करे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा तेरे एक बंगले से और तेरी एक गाड़ी से, जनता के काम टाइम टू टाइम होने चाहिए। तू 2.5 घंटे आएगा, 2.5 घंटे जाएगा, परेशान हुआ रहेगा। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री फ्रेश रहे ताकि उसके दिमाग में डंकी बात जाए, पर हमने इस पे तालियां बजाई, अरे वेगनार में ही आ रहा है, नहीं आता वेगनार में, तो वो भी इंटेलिजेंट आदमी, उसको पता था कि वोट के लिए वेगनार का कहना है, अब तो लेनी है स्कॉर्पियो।
अब तो लेनी है फॉर्च्यूनर, जो सरकार गाड़ी दे रही है वो सब लेनी पड़ेगी। आप साहब वेगनार के अंदर वहां से आओगे, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, बीच में किसी ने किडनैप कर लिया तो मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कल को किडनैप करके ले गए और बाद में कहे साहब तीन आतंकवादी छोड़ो, भारत सरकार क्या करेगी? तीन आतंकवादी छोड़ने पड़े। इससे अच्छा है तुम सिक्योरिटी लो, 15 बॉडीगार्ड इधर चले, 15 इधर चले, ताकि देश की एकता अखंडता को थ्रेट ना पहुंचाए। और अपने को ये चीजें कतई नहीं समझ में, मेरे तो कभी यही नहीं समझ में आता, कोई चलता कहते लाल बत्ती उतार देनी चाहिए। RSIS जो होते हैं इनके किस बात की लाल बत्ती होती है? कई बार ये होता है ना, कई बार अपने जा रहे होते हैं तो कहते भाई गाड़ियां रोक दो, सब गाड़ियां रोक दो, ट्रैफिक रोक दिया जाए, और फिर थोड़ी देर पता चलता है कलेक्टर साहब ही गाड़ी गई और अपने खड़े खड़े कहते हैं और यार कलेक्टर है तो हमारे ऊपर है ज्ञान, 15 मिनट फालतू में खराब कर दिए। ये आपको तब समझ में आ जाएगा जिस दिन आप SDM बनोगे, क्योंकि आपको नौकरी नहीं करोगे, आप सेवा करोगे, सेवा। उसके अंदर हो सकता है कि आप सुबह 9 बजे ऑफिस गए, उस दिन शाम को 6 बजे तक आप अपने घर आए, पूरे दिन आपने काम किया ऑफिस में बैठ के, 6 बजे घर आए, तो आपका लक्ष्य ये है मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाऊं ताकि आराम से जाके रेस्ट करूं। इसलिए आपके लिए रोड खाली होनी चाहिए। वो कई जनता के ऊपर है, वो जनता का भला करता है, जनता का काम करता है, इसको जल्दी घर जाने दो। अपने 15 मिनट रुक भी जाएंगे तो कुछ ही नहीं बिगड़ना है। ऐसा कौन से घर पे जाके तीर मारने हैं, 15 मिनट लेट चले जाएंगे। अपना घर संभालना है, इसको बेचारे को पूरा एक जिला संभालना है, इसको एक पूरी तहसील संभालनी है। उसमें आपको समझ में आएगा कि आपके साथ कभी ये भी हो सकता है कि आप 6:30 बजे घर पहुंचे और घर पहुंचते हाथों हाथ आपके पास वापस फोन आया कि फलाने गांव के अंदर रोड बन रही है और वहां के किसानों ने हंगामा कर दिया कि हमारे खेत से रोड जाने नहीं देंगे। SDM साहब को बुलाओ, यहां बुलाओ हाथों हाथ। आपने जूते भी नहीं उतारे पूरे, उससे पहले आप वापस ड्राइवर कहते गाड़ी स्टार्ट कर, वहां चलना है। इधर आप पुलिस वालों को अपने फोन करते हैं, आपके डिप्टी साहब को फोन करते हैं, डिप्टी साहब पुलिस का जाब्ता लेके वहां जाओ, क्या पता बाटे मारने शुरू कर दे लोग। आप वहां पहुंचे, किसानों को जाके आपने समझाया कि नहीं देश का विकास होगा, प्लीज निकलने दो, मैं सरकार से बात करूंगा, तुम्हें रुपए दिलवाऊंगा, ये देखो अभी मंत्री जी से बात करता हूं, तुम्हारे सामने करता हूं, लाउड स्पीकर पे बात करता हूं, उनका इतने रुपए लेंगे, आपने कहा इतने दिलवा दूंगा। फाइनली आप 11 साढ़े 11 बजे उन किसानों को समझा बुझा के अपने तहसीलदार को या आपके नीचे जो कलीग है उनको कहते हो कि तुम संभालो यार, मुझे वापस जाना है, क्योंकि 7 बजे सुबह कलेक्टर साहब की विश है, उसमें जाना ही पड़ेगा। उस दिन आपके समझ में आ जाएगा कि ये लाल बत्तियां होनी चाहिए, ये लाल बत्तियों पे गाड़ी की गाड़ियां रुकनी चाहिए, आप वाली गाड़ी जल्दी जानी चाहिए। पर अपने जब तक वो बनते नहीं है तब तक अपने गाड़ियां निकालते रहते हैं, वहां तक अपने पहुंच नहीं पाते। मुझे याद आता है अमेरिका का कोई एक राष्ट्रपति सर जॉर्ज बुश की एक फोटो छपी अखबार में, जिसमें जॉर्ज बुश कार धो रहा था, अपनी कार वॉश कर रहा था। अमेरिका की मीडिया ने, अमेरिका के लोगों ने जॉर्ज बुश की धज्जियां उड़ा दी कि मंगते लीचड़, तेरे पास कार धोने का टाइम है, तू इतना फ्री निकम्मा बैठा है कि कार धो रहा है। कार धोने के लिए 5 नौकर रख, तो अमेरिका के बारे में सोचा कर, अमेरिका के काम किया कर, अमेरिका की नीतियां बनाया कर। कार धोने के लिए नौकर नहीं है। जॉर्ज बुश ने माफी मांगी, गलती हुई, आगे से कार नौकरी धो लेगा, मैं अमेरिका के बारे में सोचूंगा, अमेरिका काम करूंगा। मैं कहता हूं किसी इंडियन नेता का ऐसा फोटो छप जाए, वो 3 चुनाव उस फोटो से जीते। लालू यादव का बहुत साल पहले का वो एक फोटो छपा था, जैसे भैंस का दूध दूते हुए वैसा, और हमने कहा कितने डाउन टू अर्थ है। कितना डाउन टू अर्थ होना, तो जमीन खोद के अंदर बढ़, उसके अंदर ही रहे, पाताल लोक में रहे, बाहर क्यों आना है, फिर डाउन ही रहे, फिर ऊपर आने की आवश्यकता ही क्या है। अपने भारत की अलग ही टाइप की सोच है जी, इसलिए वो देश आगे निकल गए अपने से, अपने उसी तरीके से चल रहे हैं, इसलिए बैठे। इसलिए सादगी वादगी ये सब चीजें फर्जी है, चीजें अपने हिसाब से होती है। जो सादगी है वो भी अपनी जगह है, उनकी अपनी वैल्यू है, पर जिस तरीके से इन चीजों को प्रेजेंट किया जाता है वैसे ये चीजें है। मैं कहता हूँ ना, भारत ने क्या क्या बना लिया कि हमने गरीबी को महिमा मंडित करना शुरू कर दिया। हमने ये कहना शुरू कर दिया कि गरीबी अच्छी होती है, इसलिए हर महान आदमी को हमें कहते हैं कि वो गरीब था। मतलब महात्मा गांधी इनके बारे में भी जब पढ़ेंगे, इनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। अरे सामान्य, ये 150 साल पहले लंदन पढ़ के आए थे। सामान्य क्या है, हम जयपुर पढ़ने आए, उसमें घर वालों ने दिन में 3 बार फोन किया, 10,000 भेजा, 10,000। आपको सामान्य लगते हैं। हमारे 3 पीढ़ी पहले वालों को पता भी नहीं था लंदन पढ़ता किधर है। ये लोग लंदन में पढ़ के आ रहे थे उन दिनों के अंदर। सुभाष चंद्र बोस के बारे में है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक सामान्य परिवार, IAS थे अंग्रेजों के टाइम के। आपको अभी तक भी नहीं आ रहा कि नहीं सर RS ही दे लेते हैं, IAS तो बड़ा हो जाएगा ना सर। सोच नहीं पा रहे हैं, वो बन गया था आज के 100 साल पहले। शाहरुख खान के बारे में लिखा था, शाहरुख खान का जन्म एक सामान्य परिवार में। शाहरुख खान के नाना आजाद हिंद फौज के कमांडर थे।
शाहरुख खान के पिताजी ने 1952 का पहला लोकसभा चुनाव मौलाना अबुल कलाम आजाद के सामने लड़ा है। तो शाहरुख खान सामान्य परिवार से कहां से आया? पर अपने हर बार आएगा, सामान्य परिवार से आए लड़के ने क्या बॉलीवुड पर राज। सामान्य परिवार के अपने हैं, बॉम्बे की गलियां ही नहीं पता कि किधर है किधर नहीं है, पर है। अब ये ना किसी महान आदमी के बारे में लिख दिया जाए भारत के अंदर, कि मैं कहता हूं शाहरुख खान के बारे में लिख दिया जाए कि भयंकर पैसे वाले परिवार से है शाहरुख खान, लोग फिर क्या बड़ी बात है। तो अपने यहां पर है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, शास्त्री जी गरीब परिवार से थे, वो तैर कर नदी पार करते थे। उड़ के कौन करता है? दुनिया के सारे लोगों ने नदी कैसे पार किए? बच्चे थे यार, गांव में पढ़ते थे, सारे तैर के पार कर रहे थे, उन्होंने तैर के पार कर लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? शास्त्री जी ने उन दिनों में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की है। शास्त्री जाति नहीं है, जाति के वो कायस्थ थे। शास्त्री बीएड वगैरह कर लेते, उनको वहां पर बोलते कि भाई तुम नाम क्या क्या लगा सकते हो? शास्त्री। पढ़े लिखे थे, नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए थे, मतलब तब वो चुनाव लड़ रहे थे, एमपी का चुनाव लड़ के जीत के गए वो। पर अपने यहां पर आएगा कि नहीं शास्त्री जी। तो ये आपके आसपास की जो परिस्थितियां रहेगी उनके अनुसार रहेंगे। मैं मतलब 2009 तक पापा की पोस्टिंग जिस गांव के अंदर रही, हम पाकिस्तान से 7-8 किलोमीटर इधर थे, इसलिए मोबाइल का टावर तो हमारे आज ही वहां पर काम नहीं करता। अब तो ठीक, मेरे पापा बीकानेर पोस्टिंग ले ली तो वहां बीकानेर रहते हैं हम लोग, पर पहले वहां एकदम ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर पे रहते। 2004 तक उस गांव में सड़क नहीं थी, तो हम 4 किलोमीटर बाहर जाके बस में चढ़ते। मैं 6 क्लास में आया, गांव में 5वीं तक स्कूल थी। अब 6 क्लास में यदि आपको शहर में जाना है तो 4 किलोमीटर दूर बस आती है, वहां जाके चढ़ो। हम सारे जाते, पूरा गांव जाया करता, तो मैं भी जाया करता उसके अंदर। गांव में लाइट नाम की कोई चीज नहीं थी, सौर लाइट आई हुई थी, वो भी इक्का दुक्का घरों के अंदर हुआ करती थी, लालटेन हुआ करती। 2004 में लाइट आई थी, 2004 के आसपास ही बाद में सड़क आई थी, दोनों चीजें उसमें। तो 2004 तक बिना लाइट के, बिना सड़क के, मोबाइल वोबाइल जैसी चीजें तो वहां पर होती नहीं थी, बॉर्डर एरिया में रेंज भी नहीं दिया करते, बिना किसी टीवी के उस इलाके के अंदर रहा करते। पर मैं कभी ये नहीं कहता कि हम गरीब थे, गरीब नहीं थे, हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। मेरे पापा अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, पापा टीचर थे, पर चूंकि पूरा गांव ही पैदल जा रहा है तो मैं पैदल ही जाऊंगा। जब रोड ही 4 किलोमीटर बाहर से है तो मैं हेलीकॉप्टर से कैसे जाऊं? भाई ये तो तब हो जब रोड तो आए अंदर, और कोई गाड़ी वाला ये कहे कि रोड अंदर आती है और रोड से वहां तक जाने के 10 रुपए लगते हैं, लेकिन मेरे घर वाले कहे देख बेटा अपने पास 10 रुपए नहीं है, तेरे को वहां तक पैदल जाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगी मैं गरीब परिवार का था और मेरे पास रोड को देने के लिए 10 रुपए, वो रिक्शे वाले को देने के भी 10 रुपए। जब सरपंच का बेटा भी पैदल ही जा रहा था, मैं भी पैदल ही जा रहा था, जो खेती कर रहे थे वो भी पैदल ही जा रहा था, फिर किस बात की गरीबी? पर अपने गरीबी को महिमा मंडित है। अब ये कह दो कि नहीं बचपन अमीर परिवार में बीता था, तो बाद में कोई कहते कि ना। ये अपने जीते इंडियन आइडल ये जीते आते हैं। आपको नहीं लगता कि हर आदमी मुझे लगता है कि मैं रो लूं इसके साथ? दिलीप सर के एक फ्रेंड है, उनकी बच्ची इतने अच्छे गीत गाती थी, अच्छे अच्छे गीत गाती, इसकी हद नहीं कोई। उसने इंडियन आइडल में वो 3 बार शायद स्टेज पार किए, वहां तक पहुंची हो। उसे इसलिए वहां पे ऑन एयर नहीं किया जा रहा है, स्टेज पे नहीं लाया जा रहा कि उसके पापा आरएएस है। क्योंकि फिर कहानी कैसे बने? रिक्शे चालक के बेटे ने गाया गीत, तो लोगों को लगता है इसके सुर अपने आप निकलेंगे अब। आरएस वाला टावर गा दे तो उसके। ये इन सब रियलिटी शो की कहानी, ये रियलिटी शो जितने, इनमें रियलिटी नाम की कोई चीज नहीं। पर वो भारत की नब्ज जानते हैं, वो बहुत अच्छे से पकड़ते हैं कि यार भारत में गरीबी को बेचा जा सकता है। और हम तब तक सारे लोग अमीरों को गालियां निकालते हैं जब तक खुद ना बन जाए। हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं पूरी जिंदगी गरीब रहना चाहता हूं, गरीबी में जो सुकून मिलेगा उसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं। हम तमाम लोग चाहते हैं हम अमीर बने, पर जब तक हम नहीं बनते तब तक जितने गरीबों को भर भर के गालियां निकालनी हो सबको गालियां निकाल। अपने ज्यादातर के दुख हुए, हम अपने दुख से दुखी। मुकेश अंबानी ये मजे क्यों ले रहे हैं? हम विजय माल्या को चलते गालियां निकाल जाते हैं। कोई विजय, अपने कई दुख है, विजय माल्या उधर फोटो डालता है 70 साल का डोकरा, उधर 3 लड़कियां खड़ी कर रखी है फोटो डाल। अपने दुख पैसे वाला नहीं है, अपने दुख उधर वाला। अपने लीजिए थे चोर वापस कब आएगा? मजे ले रहा है वहां पे, इंडिया आओ पकड़ के दिखाते हैं तेरे को। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। कौन सी बात कौन सी नहीं, फालतू में जोड़ जाड़ के बातें करते हैं।
वो अरे भाई बात अरे, तो अपने ये गांधी जी ने अब किसका साथ दिया न किसका नहीं दिया। अपने को हिस्ट्री में ये पढ़ना है कि पूरी हिस्ट्री में अंग्रेज खराब है ना। अंग्रेजों को भर भर के गालियां निकालनी। मेरे क्या एक बार आईएएस के अटेम्प्ट में, एक बार मेंस के अंदर मॉडर्न इंडिया में अच्छे नंबर है, 155 के आसपास, 150 155 के नंबर आसपास है। तो 250 में 150 नंबर खूब हो जाते हैं, 150 एक नंबर आए उसमें। तो मेरे साथ वाले मुझे हमेशा हंसते कि मैं हमेशा अंग्रेजों की तारीफें करता, यार अंग्रेज शानदार आदमी थे, अंग्रेजों ने जो देश का विकास किया ना वैसा किसी ने नहीं किया, और अंग्रेजों को थोड़े दिन और रह जाना चाहिए था, इधर मिनक बना के जाते यार अपने को। तो उसने मेरे किसी दोस्त ने कहा, अगर तू यार अंग्रेजों की तारीफ करता रहता है, फिर मॉडर्न इंडिया में लिखना तो अंग्रेजों के खिलाफ पड़ता है, तो बाद में तेरे नंबर कैसे आ जाते हैं अच्छे। तो मैं यार मैं तारीफ करता हूँ, इसका मतलब मूर्ख थोड़ी हूँ। मुझे ये पता ना पेपर में क्या लिखना है, तो पेपर में तो मेरी हर लाइन पढ़ के पढ़ने वाले को लगता है कि अंग्रेजों से ज्यादा दमनकारी, शोषणकारी, औपनिवेशी कोई भी हुआ। मैं लिखते टाइम में ये करता हूँ, खून की उल्टियां कर रहा हूं, जैसे अंग्रेजों ने डायरेक्ट मेरे को लूटा होगा। वो बात है, तो लिखने में बातें अलग है, करने में बातें अलग है। या 1942 में हम आंदोलन चला रहे हैं, भारत छोड़ो, अंग्रेज उस साल बना रहे थे हावड़ा ब्रिज। क्या बना रहे थे? कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज आज भी जाके खड़े होता, विशाल का है, भीम का है, आपको लगा यार क्या चीज बना के गए होंगे। वो उन्होंने 1942 में बनाया, उनको पता था छोड़ना है। हम भी उनके खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, अंग्रेजों भारत ही छोड़ो, उनका देश में होना ही चाहिए, जो है वो चीजें तो होनी चाहिए। मैं कहता हूं अंग्रेजों ने जो काम किया ना, अपनी सरकारें वैसे वैसे काम कर गई। मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि यार जलियांवाला कांड में डायर ने फायरिंग की और डायर ने लोग मारे, अपने एक एक बच्चे को डायर याद है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में 72 लोग शहीद हुए, कौन से अफसर ने गोलियां चलाई? कौन अफसर था वो? वसुंधरा ने। वसुंधरा याद है अफसर? पुलिस ने चलाई, वहां पुलिस वाले का नाम भी याद है हमें। अकबर ने खाली चित्तौड़गढ़ में 30,000 लोग कटवाए, खाली चित्तौड़ में, निर्दोष लोग बाहर निकाल निकाल। जलियांवाला कांड में 379। क्या हम अकबर को डायर को सेम रखते हैं? उल्टा हम कहते हैं डायर, डायर का नाम आते अपने मन में आता है कि अभी मिल जाए तो बाटे मार मार के हम मार दे। अकबर का आते अपने लोग कहते हैं महान राजा था, उसने ये करवाया था, ये करवाया था, ये करवाया था। तो कौन सी चीजों को छुपाना है, कौन सी चीजों को उभारना है, ये हिस्ट्री बहुत अच्छे से जानती है। हिस्ट्री का उद्देश्य और उसका कारण भी था, हम नए नए अंग्रेजों से आजाद हुए थे, नए नए अंग्रेजों से आजाद हुए, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ हमारे में गुस्सा था, इसलिए हिस्ट्री में केवल वो बातें हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लिखनी थी। स्वाभाविक है, किसी भी देश का इतिहास इसी प्रकार का होता। तो मुझे लगता है 101 साल बाद भारत बहुत शक्तिशाली होगा। इतना शक्तिशाली होगा कि इंग्लैंड इंग्लैंड सारे अपनी बातें मानेंगे, तब अपने को हिस्ट्री चेंज करनी पड़ेगी। अपने टावरों को शर्म आएगी ये बताते हुए कि हम इंग्लैंड के गुलाम थे। कोई बाद में विश्वास नहीं करूंगा, लगे छोटा सा देश इतने बड़े देश पर राज कर गया, तब अपने टाबर शायद हिस्ट्री में ये लिखेंगे नौकरी करते थे इधर, कोई राजवाज नहीं किया भाई साहब, इधर मंगते थे, इधर लेके आए थे, और यहाँ थोड़ा बहुत नौकरी करके यहाँ से वापस लेके चले गए। तो ट्रेंड चेंज हो जाएंगे। अब तक अपने ट्रेंड ये है, तो जब तक ट्रेंड ये चले इस प्रकार। वो तो है कि भाई कांग्रेस कई बार इल्जाम लगाती है कि बीजेपी पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाती रहती है, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद चिल्लाती रहती है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाती है, इसलिए वोट ले लेते हैं। बोलता है हर पार्टी राष्ट्रवाद का नारा चिल्लाती। कांग्रेस ने 30 साल का हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जीती, हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जीती, हमने अंग्रेजों से बचाया। बीजेपी वाले करे हम पाकिस्तान से बचाएंगे, हम पाकिस्तान से, क्योंकि अब नई वाली पीढ़ी अंग्रेज भूल गई। अब नया दुश्मन कौन है? थोड़े दिनों बाद पाकिस्तान एक गए बीता मंगता देश हो जाएगा, तो कोई नया दुश्मन ढूंढना पड़ेगा अपने आप, इधर उस चाइना वाइना करना पड़ेगा, हम चाइना से बचाएंगे, हम चाइना से। तो राष्ट्रवाद तो हर दौर में, उस राष्ट्रवाद को हम भूल गए, ये राष्ट्रवाद अपने को याद। तो यही चीजें हैं, तो हिस्ट्री में ज्यादा लोड नहीं लेना अपने। ये है कि इससे 2 नंबर आएंगे, है ना। कौन सी उपाधि लोड है ये कर लेना, बाद में जब आप आरएस लग जाओ तब आप हिस्ट्री पढ़ना, अपने हिसाब से व्यू बनाना। नहीं तो मेरी बात मानने की आवश्यकता, न किसी तीसरे की बात मानने की आवश्यकता। 10 किताबें पढ़ोगे, 10 चीजें देखोगे, अपने आप आपके व्यू बनेंगे, अपने आप को लगेगा कौन सही है और कौन। मैं कहूँ गांधी जी सही थे तो भी नहीं माननी, मैं कहूँ गांधी जी गलत थे तो भी नहीं। अभी तो अपने इतना फोकस करना कि इससे नंबर लेने हैं। तो क्वेश्चन आएगा, राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई थी? जमनालाल। इतना याद रखना, याद रह जाएगा। अब लोड नहीं लेना इन चीजों में। फिर बजाज जी ने एक संगठन बनाया था, उसका नाम था चरखा संघ। क्या नाम था? लिख लो, संगठन चरखा संघ।
कौन सा संगठन है? चरखा संघ। अब सुनो देखो, कब बना था, किसने बनाया था, मैं थोड़ी बात करता हूँ। 1927 में बनाया, बजाज जी बना रहे। जयपुर में अपने गांव पड़ता था अमरसर। कौन सा गांव था? अब बजाज जी तो भाई बड़े नेता थे, तो बजाज जी तो संभालेंगे कैसे, इसलिए एक बंदे को कह गए भाई आप संभाल लो, इनके साथ मिलके बनाया, हम ये कह देते हैं। उनका नाम है बलवंत सांवलाराम देशपांडे। क्या नाम है? तो कौन सा संगठन था, कब बनाया गया, कहां पे बनाया गया, किसके साथ मिलके बनाया गया? बलवंत सांवलाराम देशपांडे। लिखवा दो, क्या लिखा है? संगठन चरखा संघ, लिख लिया, आगे लिखो। 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी, 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी, बलवंत सांवलाराम देशपांडे के साथ मिलकर ही अलोंग विथ बलवंत सांवलाराम देशपांडे, बलवंत सांवलाराम देशपांडे के साथ मिलकर ही अलोंग विथ बलवंत सांवलाराम देशपांडे, बलवंत सांवलाराम देशपांडे के साथ मिलकर ही अलोंग विथ बलवंत सांवलाराम देशपांडे अमरसर में इसकी स्थापना की थी। फाउंडेड इट एट अमरसर, अमरसर जयपुर में ही है, अमरसर में इसकी स्थापना की थी। इसकी किसकी? सर, अमरसर में इसकी स्थापना की थी। फाउंडेड इट एट अमरसर, अमरसर में इसकी स्थापना। चलो अगले लिखो भाई, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल जी की कई बातें तो अपनी पढ़ी हुई है, जेंटलमैन एग्रीमेंट वो तो पढ़ लिए थे। हीरालाल शास्त्री, इधर सुनना देखो, हीरालाल जी ने 1927 में टोंक में अपने एक जगह पड़ती है निवाई। कौन सी जगह? एक बार सुनना, फिर मैं एक साथ लिखवा दूंगा। यहां पर एक संस्था बनाई, उसका नाम था जीवन कुटीर। क्या नाम था? कहां बनाया गया जीवन कुटीर? कब बनाया गया? किसके द्वारा? ये जीवन कुटीर ही बाद में जाके चेंज हुआ, इसका नाम बना वनस्थली विद्यापीठ। क्या नाम पड़ा? वनस्थली विद्यापीठ, जो कि पूरी तरीके से गर्ल्स एजुकेशन के लिए डेडिकेट था, महिला शिक्षा को डेडिकेटिंग इंस्टीट्यूट है। यहां जो एजुकेशन दी जाती है उसको बोलते हैं पंचमुखी शिक्षा। क्या दी जाती है? एक बार लिखो, फिर मैं समझाता हूं थोड़ा। लिखो, 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी, 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी, निवाई में जीवन कुटीर की स्थापना की थी। ही फाउंडेड जीवन कुटीर एट निवाई। निवाई में जीवन कुटीर की स्थापना की थी। ही फाउंडेड जीवन कुटीर एट निवाई। निवाई में जीवन कुटीर की स्थापना की थी। ही फाउंडेड जीवन कुटीर एट निवाई। जो कालांतर में वनस्थली विद्यापीठ के रूप में बदल गया, विच इज, जो कालांतर में वनस्थली विद्यापीठ के रूप में बदल गया था, विच वॉज चेंज्ड एज वनस्थली विद्यापीठ लेटर ऑन, विच वॉज चेंज्ड एज वनस्थली विद्यापीठ लेटर ऑन, जो कालांतर में वनस्थली विद्यापीठ के रूप में बदल गया, विच वॉज चेंज्ड एज वनस्थली विद्यापीठ लेटर ऑन, जो कालांतर में वनस्थली विद्यापीठ के रूप में बदल गया। लाइन चेंज कर लिखो, यह महिला शिक्षा के लिए समर्पित संस्थान है। दिस इंस्टीट्यूट इज डेडिकेटेड फॉर वुमेन एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन। यह महिला शिक्षा के लिए समर्पित संस्थान है। दिस इंस्टीट्यूट इज डेडिकेटेड फॉर वुमेन्स एजुकेशन। महिला शिक्षा के लिए समर्पित संस्थान है। दिस इंस्टीट्यूट इज डेडिकेटेड फॉर वुमेन्स एजुकेशन। यहां पंचमुखी शिक्षा दी जाती है। इट डिलीवर्स 5-fold एजुकेशन। यहां पंचमुखी शिक्षा दी जाती है। इट डिलीवर्स 5-fold एजुकेशन। यहां पंचमुखी शिक्षा दी जाती है। इट डिलीवर्स 5-fold एजुकेशन। क्या दी जाती है? पंचमुखी शिक्षा दी जाती है। अब सुनना देखो, हीरालाल जी की एक बेटी थी, उन बेटी का नाम था शांताबाई। क्या नाम था? शांताबाई की बचपन के अंदर ही डेथ हो गई। हीरालाल जी नेता टाइप के आदमी है,
तो इनकी बेटी पढ़ने जाते, क्या नाम था बेटी का? तो शांताबाई की थोड़े माइनर एज के अंदर ही डेथ हो गई, वो बच्ची थी, ज्यादा उम्र की नहीं थी, तभी डेथ हो जाती। पर शांताबाई पढ़ने जाती, तब तक इतना लड़कियों की पढ़ाई वाला था नहीं लोगों के अंदर, तो हीरालाल जी अपनी बेटी को पढ़ने भेजते, लेकिन पास पड़ोस के बाकी लोग तो पढ़ने के लिए नहीं भेजते। शांताबाई को लगता कि यार ये देखो मेरी सहेलियां जो बाकी मेरे साथ खेलती रहती है शाम को, ये तो पढ़ने जाती नहीं, तो वो अपने आसपास की लड़कियों को पढ़ाया करती। पर शांताबाई की डेथ हो गई तो हीरालाल जी को लगा कि यार मेरी बेटी का सपना था कि आसपास की बच्चियां भी पढ़े, तो क्यों ना मेरी बेटी के सपने को साकार करूं, मेरी बेटी के नाम पर क्या बना ले, स्कूल। वो भी ये जानते थे कि अगर स्कूल कहेंगे, लोगों कहेंगे स्कूल में भेजो तो लोग भेजेंगे नहीं, इसलिए एक सेंटर बनाया, उसका नाम रखा जीवन कुटीर। क्या नाम रखा? कहा यहाँ पे जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है, मतलब स्किल डेवलपमेंट करेंगे। क्या करेंगे? जैसे लड़कियों को सिलाई सिखा देंगे, दरियां बनाने सिखा देंगे, ऐसा कुछ भी हाथ का काम सिखाएंगे। ये अपने था, रिवाज था कि भाई लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, लेकिन इस प्रकार के कामकाज तो आने चाहिए, इसलिए लोग भेज देते हाँ ठीक है सिलाई तो सीख के आ जाएगी। ऐसा कुटीर मतलब घर, ऐसा घर जहां पे जीवन जीना सिखाया जाए। इसलिए क्या हो गया, जब एक बार बच्चियां आनी शुरू हुई तो उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू किया, फिर ये स्कूल बना दी, स्कूल बना के कॉलेज बना दी, कॉलेज बना के यूनिवर्सिटी बना दी, और फिर इसका नाम पड़ गया वनस्थली विद्या। केवल लड़कियों के लिए था तो महिला शिक्षा के लिए हो। फिर उनका यह मानना था कि यार शिक्षा का उद्देश्य केवल इतना थोड़ी है कि भाई किताबों का ज्ञान हो गया, नौकरी लग गया, आदमी बस खत्म हो गया ना। शिक्षा का ज्ञान, शिक्षा का मतलब वास्तव में होता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यदि आपका सर्वांगीण विकास होता है, यदि आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, इसका मतलब तो शिक्षा प्राप्त की है। और पढ़ लिख लिया बाद में भूंगलों जैसी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब शिक्षा प्राप्त। तो हम 5 प्रकार की शिक्षा देंगे। कितने प्रकार की? एक तो ये होगी जनरल एजुकेशन, व्यवहारिक शिक्षा जो है, किताब वाली शिक्षा। हम इन बच्चों को डिबेट के अंदर लेके जाएंगे, हम इनको ऐसे राइटिंग कंपटीशन के अंदर लेके जाएंगे, हम इनको स्टेज पे बोलना सिखाएंगे। ये हो गई बौद्धिक शिक्षा। कैसी होगी? इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल लोगों के अंदर। हम इन बच्चों को गेम्स की एक्टिविटीज के अंदर बढ़ावा देंगे, कि इनको गेम्स के अंदर लेके जाएंगे अलग अलग प्रकार के, तो ये अपने आप के अंदर कौन सी होगी? शारीरिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा। हम इन बच्चों को चित्रकला सिखाएंगे, हैंडीक्राफ्ट के दूसरे कोई काम सिखाएंगे, तो ये कौन सी होगी? कला शिक्षा। हम इनको भरतनाट्यम सिखाएंगे, हम इनको कथकली सिखाएंगे, इनको कुचिपुड़ी सिखाएंगे, इनको घूमर सिखाएंगे, ये होगी सांस्कृतिक शिक्षा। 5, व्यवहारिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा। और ऐसी जो बच्चियां होगी जिनके अंदर इस प्रकार की सारी चीजें होगी, उनको एक्सपोजर मिलेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का, दुनिया को जानने का, अपने बारे में बताने का। उन बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होगा, वो जिंदगी में जिस क्षेत्र में भी जाएगी ज्यादा अच्छा काम करेगी। इसलिए इनको कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए? पंचम। आप में से है कोई वनस्थली पास आउट? लड़कों में हाथ खड़ा किया, खड़े हो लो। अरे सही है। हाँ माइक दो उधर, मैं और बात बताऊंगा। आप पीछे माइक वाले भैया किधर है? पीछे रहा करो एक आदमी। क्या नाम है आपका? नहीं आ रही आवाज? क्या यार, तो ध्यान रखा करो फिर। क्या नाम? वैसे आवाज आ जाएगी यहां तक तो। प्रकाश। प्रकाश, वनस्थली में पढ़े हो तुम? पढ़े नहीं, वहां के आसपास में रहे हो, इसलिए जानते हो वहां के बारे में। लड़के पढ़ती है कि लड़के भी पढ़ते हैं? केवल लड़कियां? लड़का कोई नहीं पढ़ता? तो जो वहां पर जो स्टाफ होता है उनके बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? मालूम, मैं वहां टीचर हूं, मेरे फैमिली के जो बच्चे होंगे कहाँ जाएंगे? वो अंदर पढ़ेंगे। लो, हाँ वहीं भी पढ़ते हैं। वो फिर वहीं पढ़ते हैं, उनको एडमिशन मिलता है और किसी को एडमिशन नहीं मिलता। तो आप निवाई से हैं, हाँ तो बताओ वनस्थली की 4 बातें और। वहाँ पे हेलीकॉप्टर की शिक्षा दी जाती है। एकमात्र कॉलेज है भारत का जहां पे एरोनॉटिकल वाला फ्लाई कर सकता है, कि लड़कियां फ्लाइट हेलीकॉप्टर उड़ा सकती है और उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी भारत में कहीं ये परमिशन नहीं है, या तो एयरफोर्स के पास है या वनस्थली के पास है। इसलिए खूब सारी, कई बार मैं कई बैच में खड़ा करता हूँ लड़कियों को और मैं पूछता हूँ भाई तुम कौन से गेम में थे? हेलीकॉप्टर उड़ाया है। हाँ। और वहाँ पे जो हमारे रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी वनस्थली के नाम। अच्छा, तुम्हारा तो पूरा निवाई वनस्थली के नाम से फेमस हो गया। हाँ। और और आपा जी बोलते थे उनको, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री क्या बोलते? आपा जी। आपा जी। ठीक। उनकी याद में अलग अलग। मेला लगता है? अच्छा, कार्यक्रम वगैरह करवाते हैं हम। तुम गए हो कभी? हाँ। क्या होता है उसमें? हाँ? क्या होता है कार्यक्रम में?
मेला लगता है उसमें। मेला लगता है। और एक बात और बता दो, 4 बतानी थी, 3 बता दी तुमने। इतनी है? चलो ठीक है, कोई नहीं। अरे ये एक बार अम्मा नया नया पढ़ाने लगा था, तो मुझे पता था भाई गर्ल्स पढ़ती है वहां पे। एक दिन मैंने पूछा भाई कौन पढ़ा यहाँ से, एक लड़के ने हाथ खड़ा कर दिया। लड़के ने हाथ खड़ा कर, हम सारे हंसे, हाँ हाँ हाँ। ये लड़का कैसे खड़ा हो गया? उसने कहा रे भोंगड़ा हूं, पता तो है नहीं तुम। मेरे पापा वहीं पढ़ाते थे, मैं कहाँ जाऊंगा पढ़ने। फिर मुझे तो होगा, तो ऐसे कुछ बच्चों को वहां पे एडमिशन मिल जाता है, बाकी तो वो पूरी तरह डेडिकेट तो किसको है? गर्ल्स, गर्ल्स को डेडिकेट है। तो मुझे 2013 में एक बैच में मैंने दिन पूछा कि भाई कोई आप में से जो पढ़ा हवा हो, तो एक बच्ची खड़ी हुई, तो मैंने पूछा उसको भाई तुम कौन से गेम में थी? तो उसने कहा कि सर मैं हॉर्स राइडिंग में थी। तो उसने जैसे ही कहा मैं हॉर्स राइडिंग में थी, तो पीछे से किसी लड़के ने कमेंट किया कि सर धीरे धीरे चलाती होगी, लड़कियों को कौन सा घोड़ा चलाना आता है? बोल जाता है कोई क्लास के अंदर। तो नॉर्मली क्या होता है कि यूं कोई लड़का कमेंट कर जाए तो लड़कियां या तो इग्नोर मारती है, देखती नहीं, या यूं आंखें वांखें निकाल के छोड़ देती है कि तुम लिचड़ मर्द साइड में जाके। उस बच्ची ने वापस उसकी तरफ मुड़ के देखा, उसका ओए तू घोड़े पे चढ़, मैं पैदल दौड़ूं तो तेरे से आगे जाऊं मैं। है ना, 100 मीटर 400 मीटर उन दोनों में भी थी मैं एथलेटिक हूं। और सीधा भी दौड़ लेना तो मैं तेरे से आगे निकल जाऊं। दौड़ा कभी जिंदगी में? घोड़े पे बैठा है, बिठा दे तो गिर जाए तो मरा हुआ सा। तो मैंने रोका, अरे मैं नॉर्मली क्या होता है भाई, मुझे लड़की की साइड लेनी पड़ती है, उस दिन मुझे लड़के का साइड लेना पड़ा। हाँ आपने कोई था ह्यूमिलेट मत कर इसको। तो मुझे लगा यार कॉन्फिडेंस क्या चीज होती है, कि आप जब ऐसी जगह से पढ़े होते हो तो वो कॉन्फिडेंस। और वनस्थली का मुझे सब जोरदार ही लगता, तो मैं जब भी कोई लड़कियां खड़ी होती तो मैं पूछता हूँ हॉस्टल में रही हो तुम? कि हाँ। हॉस्टल में तुम्हारा रूममेट कौन थे? जैसे अरुणाचल प्रदेश की लड़की, सिक्किम की लड़की थी, इंडोनेशिया की लड़की थी। ये साउथ ईस्ट एशिया और पूरा नॉर्थ ईस्ट आता है इधर पढ़ने। जब आप अलग अलग राज्य के, अलग अलग समाज के, अलग अलग वर्ग के साथ लोगों के साथ रहोगे, ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। तो मुझे कभी नहीं समझ में आता कि अपने यहाँ जयपुर पढ़ने आते हैं, फिर यहाँ आके देखते हैं हमारे जिले का रूममेट मिल जाए। आपके जिले का रूममेट आपके साथ कभी नहीं होना चाहिए। होना चाहिए यदि आप गंगानगर के हो तो आपका रूममेट धौलपुर का हो, यदि आप भरतपुर के हो तो आपका रूममेट कोई जोधपुर का हो, नागौर का हो, झालावाड़ का हो। आप झालावाड़ के हो, आपका रूममेट जैसलमेर का हो, बीकानेर का हो। अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जानोगे तो सही, उनकी बोलियों के बारे में, त्योहारों के बारे में, खान पान के बारे में। वरना यहाँ भी ढूंढ रहे हैं कि हमारे जिले का कौन है। फिर दो पाली पाली की मिलके बात करते हैं, थारा सरपंच कौन जीते हो? ये तो कम से कम रेंज बढ़ाई जाए यार। जब राजधानी आ गए, भाई ये करना था तो पाली में किसी कोचिंग में एडमिशन ले लेता यार। इसलिए आपके जिले का रूममेट आपके साथ कभी भी होना नहीं चाहिए, और यदि है तो आज शाम को जाते धक्को जनबर। तो वनस्थली वाकई बहुत अच्छी कॉलेज है लड़कियों के लिए। और वो जो पंचमुखी शिक्षा, एक तो था ना भाई अपने लिख लेते हैं कि ऐसी मिलती होगी, मैं तो अपने एक भाई लिखवा दिया होगा किताबों के अंदर कौन देता है। पर मैंने जितने एक्सपीरियंस से पूछा, सब ने यही बताया कि नहीं सर। कई लड़कियां सर भरतनाट्यम आता है, या किसी दूसरे गेम के अंदर रही है, या हमें पेंटिंग आती है, हमें को दूसरी चीज आती है, तो ये सब जगह तो याद रहेगी बात है। तो कौन सी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है? 5-fold एजुकेशन, पंचमुखी शिक्षा। आगे लिखो। हीरालाल जी की आत्मकथा, उसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। लिख लो ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और वो ध्यान रखना भाई रे, लड़के थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं तो तुम्हें भी मिले, समझ जाना मेरे तरह। अगला डायलॉग सुना जाएगा 4। नहीं ये तो मैं बताऊं, जैसे होता है ना गर्ल्स कॉलेज, उसमें लड़के एडमिशन ले सकते हैं। यदि प्योर गर्ल्स कॉलेज है वहां पे लड़के एडमिशन ले सकते हैं, पर कोई लड़का लेता नहीं, कि उसको लगता है कि यार लड़कियों की दादागिरी होगी, फालतू में कूटेगी कभी। तो वहां लेता नहीं। ये होता है ना, मैं समाज के जो हॉस्टल होते हैं कि भाई यादव हॉस्टल, मीणा हॉस्टल, वहां दूसरे समाज के भी रह सकते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि इतनी % सीटें दूसरों को देनी है, रहेंगे वहां पर आके। पर उसे होता क्या बाद में कि किसी बंदे को लगता है कि जहां एक ही कम्युनिटी के लोग रहेंगे, किसी भी कम्युनिटी के, वहां अपने एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने रहते नहीं। बाकी आप रह सकते हो उन हॉस्टल के अंदर जाके, अधिकार पूर्वक कर सकते हो एडमिशन, और आपको एडमिशन देना पड़ेगा। यदि सरकार से वो संरक्षित है तो आपको वो बाकायदा एडमिशन देंगे उसके अंदर। प्राइवेट हॉस्टल है तो बात अलग है, अगला जिसको मर्जी आए रखे, जिसको मर्जी आए नहीं रखे। गवर्नमेंट से यदि किसी प्रकार से एफिलेटेड है तो उसको रखना ही पड़ेगा। पर अपने वहां जाते नहीं, कि अपने को लगता है नहीं यार अलग कम्युनिटी है, वो अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अपने उनके बीच में क्या लाएंगे। तो आप गर्ल्स कॉलेज में भी एडमिशन
भाई मुस्कुराए हैं कहीं। चले मत जाना रे, कुटेगी छोरियां उधर। लिखो, गीत लिखो। एक हीरालाल जी ने गीत लिखा था, गीत का नाम है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। कौन सा गीत है? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। हीरालाल जी कई साल पहले नमो नमो करने लग गए थे। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो लिख लिया। तो आत्मकथा का नाम क्या, ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? प्रत्येक जीवन शास्त्र। गीत कौन सा लिखा था? प्रलय प्रतीक्षा नमो। आगे चले, लिखो बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा। लिखो जन्म स्थान नागौर में, गांव पड़ता है पीलवा। पीलवा नागौर। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म कहां पर हुआ? नागौर में। नागौर जोधपुर में आता था। जोधपुर वाले प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, प्रजामंडल कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस कहती थी खादी के कपड़े पहनो, इसलिए इन्होंने नागौर में जोधपुर में खादी भंडार बनाए। क्या बनाए? लिख लो। इन्होंने नागौर तथा जोधपुर में खादी भंडार की स्थापना की। He set up खादी भंडार सेट नागौर एंड जोधपुर। नागौर तथा जोधपुर में खादी भंडारों की स्थापना की। He set up खादी भंडार सेट नागौर एंड जोधपुर। नागौर तथा जोधपुर में खादी भंडारों की स्थापना की। He set up खादी भंडार सेट नागौर एंड जोधपुर। नागौर व जोधपुर में खादी भंडारों की स्थापना की। किसकी स्थापना की? खादी भंडार। उस समय खादी रखना और ये सब काम जो थे वो खिलाफ माने जाते थे। प्रजामंडल वाली गतिविधियों में भाग ले रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये जेल में भूख हड़ताल करते हैं। क्या करते हैं जेल में? उस भूख हड़ताल में शहीद हो गए थे 19 जून 1942 को। कब हुए थे? जोधपुर जेल में भूख हड़ताल में शहीद होने वाले हमारे क्रांतिकारी कौन है? लिख लो, 19 जून 1942 ईस्वी को और 19 जून 1942 एडी। 19 जून 1942 ईस्वी को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए थे। He was martyred during hunger strike in जोधपुर जेल। जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए थे। He was martyred during hunger strike in जोधपुर जेल। जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए थे। He was martyred during hunger strike in जोधपुर जेल। ऐसे भूख हड़ताल में एक भगत सिंह के साथी थे, वो शहीद हुए थे, उनका नाम था जतीन दास। क्या नाम था? जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे कि जतीन दा बंगाल के क्रांतिकारी थे अपने। भगत सिंह और इनको बम बनाना यदि कोई सिखाते हैं तो वो कौन सिखाते हैं? जतीन दा। यदि आपने अजय देवगन वाली मूवी देखी हो लंजर्ड ऑफ भगत सिंह, उसमें केमिस्ट्री के लेक्चरर है। केमिस्ट्री के अंदर लैब में भगत सिंह मिलने के लिए जाते हैं, उनसे कहते हैं जतीन दा बम बनाना सिखाओ। तो वो जो जतीन दास थे वो भूख हड़ताल में 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हुए थे। कितने दिन? बालमुकुंद बिस्सा इतने नहीं, शायद 9वें 10वें दिन शहीद हो जाते हैं, पर हम कहते हैं भाई भूख हड़ताल में शहीद हुए बालमुकुंद बिस्सा, भूख हड़ताल में शहीद हुए थे जतीन दास। तो राजस्थान का जतीन दास कौन? इन्हें राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है। ही इज कॉल्ड जतीन दास ऑफ राजस्थान। इन्हें राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है। ही इज कॉल्ड जतीन दास ऑफ राजस्थान। जतीन दा के बारे में मॉडर्न इंडिया में पढ़ लोगे आप। भगत सिंह वाले मुकदमे में थे। इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? जतीन दास। आगे लिखो सागरमल गोपा। सागरमल गोपा। देखो यह है जैसलमेर के रहने वाले थे। ही बिलोंग्ड टू जैसलमेर। यह जैसलमेर के रहने वाले थे। ही बिलोंग्ड टू जैसलमेर। कहां के रहने वाले थे? जैसलमेर के रहने वाले थे। तो जैसलमेर में राजा का राज, तो इन्होंने राजा का भी विरोध किया। राजा संधि करके किसके साथ बैठा है? अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों का विरोध किया। लिख लो
इन्होंने राजतंत्र तथा अंग्रेजी शासन का विरोध किया था। ही अपोज्ड मोनार्की एंड इंग्लिश रूल। इन्होंने राजतंत्र तथा अंग्रेजी शासन का विरोध किया था। ही अपोज्ड मोनार्की एंड इंग्लिश रूल। राजतंत्र तथा अंग्रेजी शासन का विरोध किया था। ही अपोज्ड मोनार्की एंड इंग्लिश रूल। किसका विरोध किया? राजतंत्र और अंग्रेज। तो जैसलमेर रियासत ने इन पे रोक लगा दी, भाई आप जैसलमेर के अंदर आ नहीं सकते। तो ये यहां से चले गए थे हैदराबाद। कहां चले गए थे? तो बाद में हैदराबाद में भी इन पे रोक लगाई गई कि हैदराबाद में भी कहा गया आप यहाँ पर आ नहीं सकते। देख लो, जैसलमेर तथा हैदराबाद रियासतों ने इनके प्रवेश पर रोक लगा दी थी। जैसलमेर एंड हैदराबाद स्टेट्स पुट बैन ऑन हिज एंट्री। जैसलमेर तथा हैदराबाद रियासतों ने इनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। जैसलमेर एंड हैदराबाद स्टेट्स पुट बैन ऑन हिज एंट्री। ऐसा क्या किया भाई? तो लिखो, पुस्तकों के नाम लिखो, इनके लिखो पुस्तकें, किताबों के नाम देख के आपको लगेगा कि हाँ यार राजाओं के खिलाफ लिख रहे थे। बुक के नाम देख के आपको लगेगा जैसे मिथुन की मूवी के नाम है आजादी के दीवाने। बुक का नाम है जैसलमेर का गुंडा राज। साउथ की फिल्में होती है ना। पुष्पा का सेकंड पार्ट आ रहा है क्या? हाँ, अच्छा विकास ने ट्रेलर दिखा दिया आपको? है पूरी मत दिखूंगा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह याद है आपको? एक मैंने शायद लिखवाया होगा, है ना, माहेश्वरी नवयुवक मंडल जैसलमेर, बताया था क्या? हाँ तो वो रघुनाथ सिंह है। एक मूवी दिखा दे, दिखा दे तू राजी रहे। क्या क्या नाम बताओ देखे? आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का। अब तीनों इनको किताबों के नाम देख के क्या लगता है कि भाई विरोध कर रहे हैं, तो इन पे रोक लगा दी गई कि भाई आप यहाँ पर आ नहीं। तो ये बाहर ही रह रहे थे। फिर इनके घर के अंदर कोई डेथ वगैरह हो गई तो इनको घर आना था। तो इन्होंने नेहरू जी को कहा। किसको कहा? कि नेहरू जी भाई मुझे जैसलमेर मेरे घर पे जाना है, लेकिन जैसलमेर का राजा मुझे घर पे जाने। जैसलमेर का राजा था, उसका नाम था जवाहर सिंह। क्या नाम था? तो जवाहरलाल नेहरू ने जवाहर सिंह को फोन किया। जवाहरलाल नेहरू ने किसको फोन किया? कि जवाहर सिंह जी मैं जवाहरलाल बोल रहा हूँ, और वो यार सागरमल जी पे आपने रोक लगा रखी है, प्लीज हटा दो यार, घर पे तो आने दो। जवाहर सिंह ने कहा कि हाँ जवाहरलाल जी, मैं जवाहर सिंह आपकी बात को मानता हूँ, और सागरमल गोपा की रोक को। तो सागरमल गोपा कहाँ आ गए? जैसलमेर। आने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में जिंदा जला दिया गया। तो हमारे कौन से फ्रीडम फाइटर को जेल में जिंदा जला दिया गया था? देखो, 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को, ऑन 3 अप्रैल 1946 एडी। 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को, ऑन 3 अप्रैल 1946 एडी। जवाहर सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जवाहर सिंह, जवाहर सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जवाहर सिंह, जवाहर सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जवाहर सिंह, इन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया था। ही वॉज बर्न्ट अलाइव इन जेल। इन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया था। ही वॉज बर्न्ट अलाइव इन जेल। जेल में क्या किया गया? जिंदा। तो मामला यूं बड़ा, अगर जेल में जिंदा जला दिया, तो कहा भाई कमीशन बनाया गया कि जांच करो भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग बनाया गया? लिखो, इस हत्या की जांच के लिए, फॉर इंक्वायरी ऑफ दिस मर्डर, इस हत्या की जांच के लिए, फॉर इंक्वायरी ऑफ दिस मर्डर, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया गया था। गोपाल स्वरूप पाठक कमीशन वॉज फॉर्म्ड। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया गया था। गोपाल स्वरूप पाठक कमीशन वॉज फॉर्म्ड। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया गया था। गोपाल स्वरूप पाठक कमीशन वॉज फॉर्म्ड। कमीशन तो हालांकि रिपोर्ट में यह कहता है कि इन्होंने खुद ही तेल डाल लिया था खुद के ऊपर, सुसाइड कर लिया था, पर अपने तो वही मानना, ऊपर वाली बात माननी है। जेल में क्या किया गया था? कौन सा कमीशन बना था?
पॉलिटी पॉलिटी चल रही है ना आपकी, पॉलिटी कहां तक हुई? हाँ? एकीकरण है कि अच्छा अभी 4 आर्टिकल आगे ना, आप जब पॉलिटी पढ़ोगे तो आगे पढ़ोगे उपराष्ट्रपति, क्या पढ़ोगे? तब उपराष्ट्रपति में एक नाम पढ़ोगे। ये आगे चलकर भारत के क्या बने थे, तो वहां जब गोपाल स्वरूप पाठक नाम पढ़ो तो आपको याद आ जाएगा कि कौन सी हत्या के लिए कमीशन बना था, कौन सी हत्या के लिए? सागरमल गोपाल। अगले लिखो, रमेश स्वामी। रमेश स्वामी, क्या नाम है? 5 फरवरी 1947 की बात है। कब की बात है? देश की आजादी से 5-6 महीने पहले भरतपुर में अपने एक जगह पड़ती है भुसावर। कौन सी जगह? भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता लॉर्ड वेबल। कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेबल गवर्नर जनरल था, और गवर्नर जनरल को इंडिया छोड़ के वापस जाना था। नया गवर्नर जनरल आने वाला था, माउंटबेटन। कौन आने वाला था? तो वेबल के अंतिम दिन थे कि भाई अब जाना ही है। तो वेबल को लगा इंडिया घूम लेते हैं थोड़ा, तो वेबल घूमने के लिए आया हुआ था अपने भरतपुर। क्या आया हुआ? साथ में आए हुए बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह। कौन आए हुए? तो गवर्नर जनरल कौन आया हुआ? लॉर्ड वेबल, और बीकानेर के महाराजा केवला देव पक्षी अभ्यारण देखने के लिए। भरतपुर में आपने केवला देव देखने के लिए आए हुए। तो जब वो केवला देव देखने के लिए यहाँ पर आए हुए तो कहा कि भाई भरतपुर राज्य की जिम्मेदारी, भाई 2 गेस्ट आए हुए हैं तो गेस्ट का पूरा ध्यान रखा जाए। तो भुसावर नाम का एक गांव है, वहां पर राज्य की तरफ से एक बस गई, और बस ने वहां लोगों का, लो भाई बैठो बस के अंदर बैठो, वहां चलना है, अपने केवला देव चलना है, वहां गेस्ट आए हुए, गेस्ट का ध्यान रखना है। बस भर गई तो उसके अंदर एक बंदे बैठे, उनका नाम क्या है? ये रमेश स्वामी, इनके 4 साथी और। इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम चल लेंगे आपके साथ में केवला देव, लेकिन तनख्वाह कितनी दोगे, सैलरी कितनी दोगे? राज्य के आदमी आए हुए थे, राज्य के, उन्होंने कहा अच्छा सैलरी, और वो क्या होती है रे? बेगार है, बेगार। क्या है? राज्य काम करवा रहा है, चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हम बेगार तो नहीं। तो क्या कर लोगे तुम बेगार नहीं दोगे तो इन्होंने कहा हम बस ही नहीं जाने देंगे। कैसे नहीं जाने दोगे? तो ये 5 लोग बस के आगे सो गए। ड्राइवर का ऐसा है ना, तो फिर हमारे ऊपर से निकाल दे, ले जा। ड्राइवर में इतना ही दिमाग था, उसने कहा ओ मैं निकाल दूंगा। तो ड्राइवर उधर से भगा के लाया गाड़ी। रमेश स्वामी 4 आदमी सो रहे, ये 4 तो रमेश स्वामी के ऊपर से निकले। बेगार विरोधी आंदोलन में शहीद हुए। किसमें शहीद हुए? कौन सी जगह पे? भुसावर। कब? 5 अप्रैल 1900, 5 फरवरी 1947। देखो 5 फरवरी 1947 ईस्वी को, ऑन 5 फरवरी 1947, 5 फरवरी 1947 ईस्वी को, ऑन 5 फरवरी 1947 भुसावर में 8 भुसावर, कोष्टक भरतपुर लिख लेना, भुसावर में 8 भुसावर बेगार विरोधी आंदोलन में शहीद हो गए थे। He was martyred during anti-बेगार मूवमेंट। बेगार विरोधी आंदोलन में शहीद हो गए थे। He was martyred during anti-बेगार मूवमेंट। बेगार विरोधी आंदोलन में शहीद हो गए थे। He was martyred during anti-बेगार मूवमेंट। किसमें शहीद हो गए थे? कोष्टक में लिख लो, याद रह जाएगा थोड़ा। बस द्वारा कुचल कर, ताकि याद रहे चीजें, घटनाएं थोड़ी सी। कष्ट बाई बस, बस द्वारा कुचल कर। ये पहले हमारे 2nd क्लास में एक चैप्टर था, मैं जब पढ़ा करता। आपके थोड़ी रहा होगा किसी के, आपके तो क्यों रहा होगा, आप तो बाद वाली पीढ़ी हो वैसे। तो मेरे टाइम में अब किताबें चेंज हो गई होगी, बाकी मुझे याद है मैं पढ़ता था, रमेश स्वामी वाला चैप्टर था। तो सर बताते 5, ये मेरे तब का ही याद है कि 5 आदमी थे, एक इधर रह गए, 4 उठ के भाग गए, बस के उनके ऊपर से निकल गई, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, तब की बातें। पर वो बेगार तब नहीं जानते थे, बड़े हुए पढ़ा तब पता चला। अच्छा कौन सा आंदोलन कर रहे थे? बेगार विरोधी आंदोलन कर रहे थे। तो मैं फिर कई बार शुरू में क्लास में पूछता तो कई बच्चे मिल जाते कि हाँ सर ये हमारे भी लगा हुआ है। तब मेरे हम उम्र भी कई आते। जब से आप छोटे छोटे टबर आने शुरू हुए हो, अब मुझे यूं फील आता, मैं कहता हूँ ये मैंने पढ़ा था, तुमने पढ़ा है, और आप मेरे तरफ यूं देखते हो कब नहीं पढ़ा, तो मुझे लगता है मैं पाषाण काल का हूँ। अपने भाई साहब अब के नहीं, अपने पूरा पाषाण काल के। एक तो वो छोटे टावरों का बैच है, फर्स्ट ईयर वाले टावरों का बैच बना रखा। उस बैच में तो यूं लगता है कि यार ये टावर क्यों आ गए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2008, 2007, 2006। भाई फर्स्ट ईयर में 15 साल का आजकल 12th कराता है। कई टावर तो उनमें कई टावर 2008 के। तो एक दिन मैंने कहा और तुमको पता होगा 2007 में वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का। नहीं पता।
2011 याद होगा, धोनी ने छक्का मार के जीता, लेकिन नहीं बता। तो वो बात है, तो आजकल छोटे छोटे टाबर आने लगे। पहले ही चैप्टर लगता था, रमेश स्वामी किसमें शहीद हुए थे? बेगार विरोधी आंदोलन। आगे लिखो, लिखो शांतिलाल और आनंदीलाल, दो लोगों के नाम एक साथ लिखो। कौन कौन है बताओ देखे। 5 अप्रैल 1948 की बात है। कब की बात है? 5 अप्रैल 1948। उदयपुर के अंदर पुलिस की फायरिंग होती है, उस फायरिंग के अंदर ये दोनों शहीद हो जाते हैं। देखो, 5 अप्रैल 1948 ईस्वी को, ऑन 5 अप्रैल 1948 एडी। 5 अप्रैल 1948 ईस्वी को, ऑन 5 अप्रैल 1948 एडी, उदयपुर में पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। दे वर मार्टिर्ड ड्यूरिंग पुलिस फायरिंग एट उदयपुर। उदयपुर में पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। दे वर मार्टिर्ड ड्यूरिंग पुलिस फायरिंग एट उदयपुर। उदयपुर में पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। उदयपुर में पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। आगे लिखो, 3 बंदों के नाम एक साथ लिखना, रामकरण, लूणकरण और खुब्बाराम। क्या क्या नाम बताओ देखिए। रामकरण, लोणकरण, खुब्बार। क्या क्या नाम है? रामकरण, लोणकरण और खुब्बार। जयपुर में इधर एक जगह पड़ती है मोरिजा। कौन सी जगह? यहां मोरिजा के अंदर पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। ये बात है 20 मई 1948 की। कब की बात है? लिखो, 20 मई 1948 ईस्वी को, ऑन 20 मई 1948 एडी। 20 मई 1948 ईस्वी को, 20 मई 1948 मोरिजा में पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। मोरिजा जयपुर है। मांग कर रहे थे, राजा के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। दे वर मार्टिर्ड ड्यूरिंग पुलिस फायरिंग एट मोरिजा, जयपुर में। मोरिजा में पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए। दे वर मार्टिर्ड ड्यूरिंग पुलिस फायरिंग एट मोरिजा। आगे लिखो, ज्वाला प्रसाद शर्मा। ज्वाला प्रसाद शर्मा, क्या नाम है? लिखो, यह अजमेर के रहने वाले थे। ही बिलोंग टू अजमेर। यह अजमेर के रहने वाले थे। ही बिलोंग टू अजमेर। यह एचएसआरए के सदस्य थे। ही वॉज मेंबर ऑफ एचएसआरए। आप लिख लो, मैं बता दूंगा। यह एचएसआरए के सदस्य थे। ही वॉज मेंबर ऑफ एचएसआरए। यह एचएसआरए के सदस्य थे। ही वॉज मेंबर ऑफ एचएसआरए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम है बोलो देखिए पूरा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोबारा बोलो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। भगत सिंह की पार्टी है। भगत सिंह की जो पार्टी थी उसका नाम क्या बताओ देखे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। अपने शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? उस भगत सिंह वाली पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या एचएसआरए के अपने जो मेंबर है वो कौन है? अब भगत सिंह की पार्टी अहिंसा वाले आंदोलन करती है कि बम फेंकती है? इन्होंने फेंके। देखो, इन्होंने कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था। ही वॉज इन्वॉल्व इन मैनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। इन्होंने कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था। ही वॉज इन्वॉल्व इन मैनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज।
जैसे कौन कौन सी है, मैं लिखता हूं, आप लिख लो। क्या क्या नाम, कौन कौन से, कैसे बताओ? मेयो कॉलेज बम कांड, डोगरा कांड, अजमेर रेल हड़ताल, कौन कौन से? बम कांड, डोगरा कांड और मैं सिंपल बता देता हूँ, याद को लिखना नहीं, अपने सुन लो। मेयो कॉलेज के अंदर कोई अंग्रेज आने वाला था, फंक्शन होने वाला था, ये बम फेंक देते, हालांकि कोई हताहत नहीं, बम शायद इनका दीवार के पास ही गिर गिरा गया था। अगला कौन सा है? यहाँ अपने अजमेर में एक एसपी साहब हुआ करते, उनका नाम था प्राणनाथ डोगरा। क्या नाम था? ये प्राणनाथ जी पे गोली चला देते, पर जिसका नाम प्राणनाथ हो उसके प्राण आप ले नहीं सकते। तो प्राणनाथ जी नहीं मरे, उनके पास में एक सब इंस्पेक्टर खड़े थे सलाउद्दीन अहमद, उन सलाउद्दीन अहमद की मृत्यु हो जाती है, पर डोगरा पे गोली चलाई गई, इसलिए कौन सा कांड हो गया? ऐसे अजमेर की जो रेलवे थी उसमें क्या कर दी थी? हड़ताल। तो तीनों कौन कौन से हो गए बताओ? मेयो कॉलेज बम कांड, डोगरा कांड। सिंपल सवाल आएगा, मेयो कॉलेज बम कांड, डोगरा कांड इत्यादि घटनाओं से कौन से क्रांतिकारी का नाम जुड़ा हुआ है? ज्वाला प्रसाद। अगले लिखो, दामोदर दास राठी। कौन है अगले? दामोदर दास राठी। जैसलमेर में जगह पड़ती है पोखरण, देखो ये है पोखरण के रहने वाले थे, ये बिलोंग टू पोखरण, ये है पोखरण के रहने वाले थे। अब सुनना देखो, बाद में आ गए थे ब्यावर। कहाँ गए थे? ब्यावर के अंदर इन्होंने कई चीजों की स्थापना की। ये तो सेठ थे, तो ब्यावर में आके एक मिल खोली थी इन्होंने, उसका नाम है कृष्णा मिल। क्या नाम है? अपने सूती कपड़े की जो कोई पहली मिल थी वो कौन सी थी? कृष्णा मिल। किसने स्थापित की? दामोदर दास। आर्य समाज वालों के साथ जुड़ गए थे, आर्य समाज वालों के साथ जुड़े तो यहाँ पर आके एक बनाई थी नागरी प्रचारिणी सभा। क्या बनाई? आर्य समाज तब हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पे बल दे रहा था, इसलिए बना दी नागरी प्रचारिणी सभा। आपको याद हो तो एक हमने धौलपुर में पढ़ी थी, सब जगह बनती थी, जहां आर्य समाज का प्रभाव है वहां सब जगह बन रही थी। तो नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी मतलब देवनागरी लिपि, हिंदी लिखने का जो तरीका होता है इसको क्या बोलते हैं? आर्य समाज का था भाई पढ़ाओ बच्चों को, तो एक स्कूल बना दिया सनातन धर्म विद्यालय। कौन सा बना है? सनातन धर्म की शिक्षा देंगे, सनातन धर्म स्कूल। तो ब्यावर में किस किस की स्थापना की? कृष्णा मिल, नागरी प्रचारिणी सभा और सनातन धर्म स्कूल। लिख लो, इन्होंने ब्यावर में कई संस्थाओं की स्थापना की थी। एस्टेब्लिश्ड मैनी ऑर्गेनाइजेशन या मैनी इंस्टीट्यूट्स एट ब्यावर। ब्यावर में कई संस्थाओं की स्थापना। कृष्णा मिल तो संस्था नहीं थी, मिल ही है, पर एक साथ ही लिख लो जी। ब्यावर में कई संस्थाओं की स्थापना की थी, फाउंडेड या एस्टेब्लिश्ड मैनी इंस्टीट्यूट्स एट ब्यावर। लिख लो कौन कौन से। कौन कौन से बता दो एक बार। कृष्णा मिल, सनातन धर्म विद्यालय और नागरी प्रचारिणी सभा। सूती कपड़े की मिल कृष्णा मिल, हिंदी भाषा के बढ़ावा देने के लिए नागरी प्रचारिणी सभा, टावरों को बढ़ाने के लिए सनातन धर्म विद्यालय।
अच्छा, हिंदी को बढ़ावा दे रहे थे, आर्य समाज वाला प्रभाव था उन दिनों में, अंग्रेजी के खिलाफ थी, तो हिंदी का समर्थन था अपने आप में। तो इन्होंने कहा कि भाई हिंदी को बढ़ावा देंगे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से करो। तो इनका भाई कृष्णा मिल का जितना कामकाज होगा वो आज के बाद कौन सी भाषा में होगा? तो अब मील है तो मील का कामकाज क्या होगा? खाते भाई, जो भी अकाउंट्स है वो कौन सी भाषा में रखे जाएंगे? क्योंकि तब अपने या तो अंग्रेजी आ गई थी, या अपने पुरानी भाषा अपनी राजस्थानी थी, या फारसी, इन भाषाओं में रखते। इन्होंने कहा भाई आज के बाद मैं किस में रखूंगा? हिंदी। देख लो, इन्होंने कृष्णा मिल के खाते बही का कार्य हिंदी में रखना प्रारंभ कर दिया था। They started to manage all accounts of कृष्णा मिल इन हिंदी। इन्होंने कृष्णा मिल के खाते बही का कार्य हिंदी में रखना प्रारंभ कर दिया था। They started to manage all accounts of कृष्णा मिल इन हिंदी। कृष्णा मिल के खाते बही का कार्य हिंदी में रखना प्रारंभ कर दिया था। They started to manage all accounts of कृष्णा मिल, all accounts of कृष्णा मिल इन हिंदी। फिर अजमेर में तब क्या अंग्रेजों का कमिश्नर बैठा करता। अजमेर अंग्रेजों के पास था, अजमेर में जो अंग्रेजों की तरफ से बंदा बैठता उसको क्या बोलते? कमिश्नर। एक कमिश्नर हुआ करता। तो ये जाके अजमेर के कमिश्नर से मिले और उसको कहा कि भाई अजमेर के जितने ऑफिस है उनके अंदर हिंदी लगाओ। कमिश्नर इनकी बात मान भी गया और अजमेर के सारे ऑफिस के अंदर क्या लागू कर दी गई? हिंदी। देखो, इनके कहने पर, ऑन हिज एडवाइज, इनके कहने पर, ऑन हिज एडवाइज, अजमेर के कमिश्नर ने, कमिश्नर ऑफ अजमेर, अजमेर के कमिश्नर ने, कमिश्नर ऑफ अजमेर, अजमेर के कमिश्नर ने सभी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को अनुमति दी थी। परमिटेड यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन ऑल ऑफिसेस। सभी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को अनुमति दी थी। सभी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को अनुमति दी थी। परमिटेड यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन ऑल ऑफिसेस। सभी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को अनुमति दी थी। फिर भाई ये गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक, इनको जितने भी रुपए चाहिए तो रुपए कौन दिया करते? दामोदर दास राठी। तो स्वतंत्रता सेनानियों को क्या दिया करते? धन। इसलिए नाम पड़ गया स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह। जो भी पैसे दे वो कौन हो जाए अपने? तो देख लो, यह स्वतंत्रता सेनानियों की वित्तीय सहायता करते थे। ही गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू फ्रीडम फाइटर्स। यह स्वतंत्रता सेनानियों की वित्तीय सहायता करते थे। ही गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू फ्रीडम फाइटर्स। स्वतंत्रता सेनानियों की वित्तीय सहायता करते थे। कौन करते भाई वित्तीय सहायता? दामोदर दास राठी। ये दो तीन शेर थे, एक दामोदर दास राठी, एक शेर थे उनका नाम था नरसिंह दास अग्रवाल। क्या नाम था सेठ जी का? नरसिंह दास अग्रवाल। एक सेठ थे जिनका नाम था घिसूलाल जाजोदिया। क्या नाम था? नाम बोलो तीनों सेठों के, क्या क्या नाम है? इन तीनों को, ये तीनों ही रुपए देते थे भाई। इन तीनों को हम कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह। भामाशाह ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। लिख लो तीनों के नाम, लिख के एक साथ ही उतार लो, इसी में उतार कर बॉक्स में बंद कर दो। भामाशाह ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। घिसूलाल जाजोदिया, क्या क्या नाम बोलो देखे? दामोदर दास राठी, नरसिंह दास अग्रवाल, घिसूलाल जाजू। इनको क्या कहा जाता है? भामाशाह ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह। भामाशाह ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह। चलो बोले आगे। जाजोदिया कौन होते हैं? सेठ होते हैं। अगले लिखो अंजना देवी चौधरी।
रामनारायण जी पढ़े थे हमने। तो रामनारायण चौधरी की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? अंजना देवी चौधरी। इनका जन्म हुआ अपने सिक्कर में एक जगह पड़ती है श्री माधोपुर। कौन सी जगह? लिख लो, जन्म स्थान श्री माधोपुर सिक्कर। जन्म स्थान श्री माधोपुर सिक्कर। अच्छा, रामनारायण जी देखो सारे किसान आंदोलनों में थे, है ना। बिजोलिया में भी घूम रहे हैं, बेगू में भी है, बूंदी वाले में भी है, उधर भूला बालोलिया में भी थे, सिक्कर वाले में भी थे। ये भी अपने पति के साथ उनमें भाग ले रही थी। बेसिकली बिजोलिया, बेगू, बूंदी वाले जो आंदोलन, मेवाड़ और बूंदी के जो किसान आंदोलन थे उनमें कोई महिला थी तो कौन थी? देख लो, इन्होंने मेवाड़ तथा बूंदी के किसान आंदोलनों में भाग लिया था। मेवाड़ तथा बूंदी के किसान आंदोलनों में भाग लिया था। ज्वाइंट पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ मेवाड़ एंड बूंदी। मेवाड़ तथा बूंदी के किसान आंदोलनों में भाग लिया था। She joined peasant movements of मेवाड़ एंड बूंदी। मेवाड़ तथा बूंदी के किसान आंदोलनों में भाग लिया था। मेवाड़ तथा बूंदी के किसान आंदोलनों में भाग लिया था। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते तब गांधी जी कहते हैं हम नमक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैंने बताया था गांधी जी का अन्याय के खिलाफ जो आंदोलन होते हैं इनको बोलते हैं सत्याग्रह। क्या बोलते हैं? मैं बता देता हूं। देखो, सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सत्य, एक क्या है? आग्रह। कौन कौन से दो शब्द? सत्य का मतलब होता है न्याय, आग्रह का मतलब प्रयास करना। न्याय के लिए प्रयास करने का गांधी जी का जो तरीका था उसको क्या बोलते हैं? सत्य। सरकार कहती है नमक नहीं बना सकते, हम नमक बनाएंगे, तो आंदोलन क्या हो गया? नमक सत्याग्रह। इसमें कौन गिरफ्तार की गई? अंजना देवी चौधरी। लिखो, इन्हें नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। शी वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग नमक सत्याग्रह। इन्हें नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। शी वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इन्हें नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। किसके दौरान गिरफ्तार किया गया? नमक सत्याग्रह। राजस्थान में किसी भी रियासत की पहली महिला जो गिरफ्तार की गई थी आजादी के आंदोलन, वो कौन थी? लिखो, राजस्थान की किसी भी रियासत में, इन एनी स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की किसी भी रियासत में, इन एनी स्टेट ऑफ राजस्थान, यह प्रथम महिला थी। शी वॉज फर्स्ट वुमन। यह प्रथम महिला थी। शी वॉज फर्स्ट वुमन जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में गिरफ्तार किया गया था। Who was arrested during freedom movement। जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में गिरफ्तार किया गया था। Who was arrested during freedom movement। किसमें गिरफ्तार किया गया था? स्वतंत्रता संग्राम में गिरफ्तार किया गया था। अभी भाई ये भैया ये कह के गए कि आप जब बस में आते हो और जाते हो तो लड़कियों की शिकायत है कि आप लोग धक्का मुक्की करते हो, इसलिए इन्होंने तरीका ये निकाला कि लड़कियों की अलग लाइन बन जाएगी, लड़कों की। ये तो इनका सीधा सा तरीका है। और मुझे लगता है कि यदि आप अब भी ये सब काम करते हो तो मिनख तो नहीं बने, है ना। आपका ये एक बड़ा अच्छा सा सिद्धांत मान ही लीजिए, आपका व्यवहार अच्छा है या बुरा ये इससे तय होता है कि आप महिलाओं से कैसे पेश आते हैं। यदि आप महिलाओं से सही पेश नहीं आते हैं, इसका मतलब लिचड़पने की हद तक है। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और ये तो थोड़ा बहुत ही अपने इमेजिन कर लिया करें कि अपने परिवार की कोई महिला ऐसे बस में और कोई धक्का मार जाए तो अपने को लगता है यार इसको बाहर निकाल कर भी कूट दे, तो आप किसी दूसरे के साथ कैसे कर सकते हैं? प्लीज कम से कम आरएएस की तैयारी करते समय तो ये चीजें ना की, है ना भाई। इसका तो कम से कम रखा जाए, वरना क्या होगा कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे जिनकी खुद की पहले से इस प्रकार की सोच है। थोड़ा सा मिसबिहेव ना करें। क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि बस में ज्यादा भीड़ होती हो, उतर जाएं यार, अगली बार वो बस आएगी तब चले जाएं। 15-20 मिनट लेट भी हो जाएंगे तो आज में कलेक्टर लगने से रहे, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस शायद ये भी नहीं कह रही होगी आपको कि नहीं तेरे को लेके जाएंगे, तेरे को नहीं लेके जाएंगे, सबको लेके जा ही रहे। और यदि बस की कोई शिकायत है तो आप मुझे बता दो, बस वालों को धमका देते हैं, उनको डांट देते हैं।
पर मुझे नहीं लगता यार वो तो क्या उनकी क्या क्या उनकी शिकायत है, क्या शिकायत होगी उनको। और फिर मैं तो कहता हूं यदि ड्राइवर कंडक्टर की शिकायत है ना तो भी आपको अच्छा बिहेव करना चाहिए, आपके और उनमें इतना तो अंतर होना चाहिए है ना। यदि आपको लगता है कि वो गलत है और आप उनसे भी बदतमीजी और मिसबिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब आपने एनर्जी बहुत गलत जगह पे लगा रहे हैं। और आपका व्यवहार इस बात से भी बहुत अच्छा तय करता है या बहुत ज्यादा हद तक तय करता है कि आप जो भी आपके दूसरे स्तर के जो भी कर्मचारी अधिकारी है उनसे कैसा बिहेव करते हैं, कि आप यहाँ जो कार्ड चेक करते हैं भैया उनसे कैसे बिहेव करते हैं, आपको नीचे कोई आपको खड़ा है आपकी पार्किंग गाड़ी लगवा रहा है उनसे कैसे बिहेव करते हैं, बस में जो ड्राइवर है उनसे कैसे बिहेव करते हैं, जो कंडक्टर है उनसे कैसे बिहेव करते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है कई बार कोई पार्किंग वालों से लड़ लेता है कि मैं यही गाड़ी लगाऊंगा, वो क्योंकि वो पूरे दिन यही माथापच्ची करते हैं, वो अड़ जाते हैं। और वो अड़ जाए तो मुझे लगता है ये अड़ सकते हैं यार, अपने क्या हो जाता है भाई, इन्होंने कहा गाड़ी यहां मत लगा उधर लगा, यहाँ दूसरी गाड़ी आएगी, और अपने कहा यही लगाऊंगा कर लेना तेरे से जो कुछ हो। यार जिस आदमी ने 60-70 साल की उम्र खा रखी है, कम से कम उम्र का लिहाज करके दूसरी जगह कर ले। फिर वो मुझे सबसे अच्छा वो लगता है, मेड़ता में राजा वे जयमल। मेड़ता में राजा कौन वे? जयमल राजा थे। चित्तौड़ में उदय सिंह के खिलाफ अकबर का हमला होने वाला है, इसलिए जयमल उदय सिंह जी की सहायता करने के लिए कहां जा रहे थे? चित्तौड़। जब वो चित्तौड़ जा रहे थे तो रास्ते में जब गुजर रहे थे उनके पास अपनी छोटी मोटी सेना थी, अचानक डाकुओं ने चारों तरफ से घेर लिया। और डाकुओं ने जैसे ही चारों तरफ से घेरा और डाकुओं का हैंड्स डाउन, अपने हथियार सारे के सारे नीचे रखो, हैंड्स अप, हथियार सारे नीचे किए जाए एकदम। तो जो सेनापति था उसने जयमल से पूछा कि अठ है कि बठ है? क्या पूछा? अठ है बठ है? तो जयमल ने उसको कहा बठ है। और जैसे ही कहा बठ है उन्होंने सारे ने अपने हथियार रखे, हथियार रखे वो चल पड़े वहां से। तो वो जो डाकू था, डाकुओं का सरदार, उसने कहा रुक रहे यार, तुम हमारे बराबर थे, हट्टे कट्टे हो यार सारे के सारे, लड़ाई करते क्या पता हमें मार के बच जाते या हमें भगा देते, क्या ऐसे ही यार यूं चल पड़े यार, हथियार छोड़ के कोई बातचीत ही नहीं की। और फिर ये क्या बोले तुम आपस में, ये क्या किया था? इसने कुछ पूछा तूने रिप्लाई दिया तुम चल पड़े। जयमल ने कहा छोड़ यार तू सामान उठा जा यार, क्यों लेट कर। उसने कहा नहीं यार सामान तुम वापस ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हथियार वथियार धन वन, तुम मुझे बात बता दो क्या बात हुई। जयमल ने कहा इसने मेरे से पूछा यही इन डाकुओं से लड़के मरना है या वहां जाके अकबर के खिलाफ लड़ना है। मैंने कहा वहां लड़ेंगे, जिंदगी में तय करना पड़ेगा लड़ाइयां कहां और कब और किससे लड़नी। यदि आपने अपनी लड़ाइयों के स्तर इतने नीचे कर दिए कि बस में लड़की से लड़ना है, बस में कंडक्टर से ही लड़ना है, या अपने साथी से किसी से लड़ना है, या सीट के लिए लड़ना है, तो फिर जिंदगी यहीं तक है। वरना लड़ाइयां तय की जाए कि इन चीजों पे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, हम कभी आरएस लगेंगे, किसी ढंग की पोस्ट पर पहुंचेंगे, इतनी अच्छी अच्छी लड़ाइयां होगी कि आपको उनको लड़ने की क्षमताएं विकसित होगी आप। तब कभी होगा कि सरकार कोई कार्यक्रम चलाएगी, प्रशासन गांव के संग, उस दिन किसी कार्यक्रम में आप किसी गांव में जाके बैठे होंगे, कोई एक बूढ़ी महिला आपके पास आएगी और वो आके कहेंगे कि मैं पति है नहीं, 2 बेटे हैं, वो खाना देते नहीं, मेरे जो विधवा पेंशन प्रमाण पत्र है वो बना हुआ नहीं है, पटवारी जी के ग्राम सेवक जी के कई बार जाके आ गई लेकिन अभी तक बना नहीं है। आज गांव वालों ने बताया कि सबसे बड़े साहब आए हुए और ये साहब यदि कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। और तब आपको लगता है कि हाँ यार ये काम तो होना चाहिए, आप हाथों हाथ उनका विधवा पेंशन प्रमाण पत्र बनवा देते हो, हाथों हाथ बैंक वाला आपके पास बैठा था उनका तो इनका खाता खोलो, हाथों हाथ 700 रुपए इनके ट्रांसफर किए जाए, वो महिला आपको आशीर्वाद देती हुई घर चली जाएगी, उस दिन रात को सुकून की नींद आएगी। लड़ाइयां ये है, तो ये तय कर लो कि या तो बस के अंदर धक्का मुक्की कर लो या ये बड़ी लड़ाइयां लड़ लो। और जिसने ये सीट वाली लड़ाई, बस वाली लड़ाई लड़ी है, मैंने कहीं सिलेक्शन होते नहीं देखा, उनको मैंने इधर उधर भटकते हुए देखा है। आजकल आरएस वाली जो तैयारी है ये है फैशन, कूल लगता है बंदा। आप किसी को जब बताते हो क्या कर रहा है, मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ, बताने में अच्छा लगता है, इसलिए भीड़ पड़ती है, सिलेक्शन कम होते हैं, खूब सारे बच्चे बीच में भटकाव आता है। मैं आप वाला चलो प्री वाला बैच है, जल्दी खत्म हो जाते हैं। जो हमारे फाउंडेशन बैच उन सबकी हकीकत ये होती है कि बैच जब शुरू होता है खचा खच भयंकर भरे हुए बैच होते हैं कि तिल रखने की जगह नहीं होती, लोग वहां रिसेप्शन पे हाथ जोड़ के इसलिए खड़े रहते हैं कि एडमिशन दे दो, जैसे तैसे करके बिठा लो तुम तो एक बार, बाकी हम देखी जाएगी। हम सर खड़े भी हो जाएंगे, हम स्टूल पे बैठ जाएंगे, आगे जाके बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, सर एडमिशन दे दो। हालात ये रहते हैं। उस बैच को 6-7 महीने बीतने के बाद में उस बैच में जगह हो जाती है कि खूब सारे बच्चों को मोक्ष प्राप्ति होती है और उनको लगता है दुनिया पितरल दी है, कुछ भी नहीं रखा हो। पर अपने कम से कम ये तैयारी तो नहीं, क्योंकि फैशन के चक्कर में आ गया। लेकिन तैयारी कठिन होती है, तैयारी इस प्रकार से होती
प्लीज ये मिसबिहेव ना कर, कि कभी दोबारा किसी भी टीचर को ये ना करना पड़े कि यार आप महिलाओं से सही तरीके से बात कर लिया करें। ये कम से कम सिखाने की बात तो नहीं है कि कोई आपको ये सिखाए कि लाइन में कैसे खड़ा होना होता है, या लड़कियां जब खड़ी है तो वहां पर आपको किस प्रकार से बिहेव करना होता है। नहीं आएगी शिकायत। बाकी तो आप उनका तरीका तो यही है कि लाइन है, और ज्यादा आप फिर भी करोगे तो उनके पास और तरीका है। लड़कियों की बस अलग है, लड़कों की बस अलग। उनके पास और तरीका होगा, पहले केवल लड़कियां जाएगी फिर लड़के जाएंगे, घंटे खड़े रहना, बात खत्म हो जाएगी। विवाद को खत्म करने के तो लोगों के पास 100 तरीके हैं, पर इतनी नौबत ही क्यों है, इस प्रकार की चीज ही क्यों की। अगले लिखो, रमा देवी जोशी। रमा देवी जोशी लिखो। जन्म स्थान जयपुर। जन्म स्थान जयपुर। पति का नाम लिखो, लादूराम जोशी। शाहपुरा वाले नहीं है भाई साहब, ये यहीं के हैं, जयपुर के। एक नाम के दो दो आदमी हो जाते हैं। और वह लादूराम जोशी नाम थोड़े थे हमको। लादूराम व्यास क्या नाम था। अब मैं क्यों लिखवाया, देखो पति का नाम इसलिए मैंने अंजना देवी चौधरी में नहीं लिखवाया। नहीं क्या लिखवा, इसका रीजन है देखो। रमा देवी जोशी उस समय बाल विवाह हुआ करते थे, रमा देवी जोशी का भी बाल विवाह हो गया और बचपन में पति की डेथ भी होगी। बाल विधवा होता यह था अपने अक्सर कि बचपन में शादी कर दी, पर भेजते तभी थे जब बच्चे की उम्र हो जाया करती, तब तक भेजते तो नहीं थे। पर कई बार ये होता है कि जब मान लो किसी एक बच्चे की शादी 6 साल की उम्र में कर दी, और लड़के की मान लो उम्र उस समय 15 साल थी, 10 साल थी, 12 साल की थी, 2 साल बाद लड़के की डेथ हो गई, तो लड़की की उम्र तो 8 साल की। आपने अभी तक उसको भेजा भी नहीं है, अब वो विधवा, अब उसकी दोबारा शादी नहीं होगी। ये तो बहुत अजीब सा रूल हो गया ना अपने आप। तो ये बाल विधवा थे, लेकिन उसके बावजूद बाद में ये लादूराम जोशी से शादी करते हैं। तो एक बड़ी बात थी भाई उस समय, पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह कर लेना। तो इन्होंने क्या किया था, विधवा विडो रीमैरिज की थी। तो कोष्टक में लिख लो विधवा पुनर्विवाह, ताकि याद रहेगी आपकी बात कि भाई क्यों लिखा था हमने ये नाम, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज। बिजोलिया वाले आंदोलन में भाग लेने के लिए गए थे, वहां इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो गिरफ्तार करके बिजोलिया के बाहर ले जाके छोड़ दिया। तो इनका स्टेटमेंट था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे मैं बार बार यहाँ आती रहूंगी। किसने कहा, क्या कहा, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे मैं बार बार यहाँ। कौन से आंदोलन में गिरफ्तार हुए तब, देखो इन्हें बिजोलिया आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। शी वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग बिजोलिया मूवमेंट। इन्हें बिजोलिया आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। शी वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग बिजोलिया मूवमेंट। इन्हें बिजोलिया आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। शी वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग बिजोलिया मूवमेंट। तब इन्होंने कहा था कि देन शी रिप्लाइड दैट, देन शी रिप्लाइड दैट, तब इन्होंने कहा था कि, इन्वर्टेड कोमा में लिख लेना ना, तो कोई स्टेटमेंट पूछ ले तो याद रहे। जब तक किसानों पर अत्याचार समाप्त नहीं होंगे, till atrocities will not be ended on farmers, till atrocities will not be ended on farmers, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे, till atrocities will not be ended on farmers, मैं बार बार यहाँ आती रहूंगी। I will come here again and again, मैं बार बार यहाँ आती रहूंगी। I will come here again and again। गांधी जी का जो नमक वाला आंदोलन था, इसका वैसे पूरा नाम है सविनय अवज्ञा। क्या नाम था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इनको इसमें भी गिरफ्तार किया गया था, ये बिजोलिया में भी गिरफ्तार हुई, बाद में किसमें गिरफ्तार हुई, सविनय। इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी गिरफ्तार किया गया था। शी वाज आल्सो अरेस्टेड ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी गिरफ्तार किया गया था। शी वाज आल्सो अरेस्टेड ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी गिरफ्तार किया गया था। शी वाज आल्सो अरेस्टेड ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये पिछली बार आरएस का क्वेश्चन है प्री का। हमारी कौन सी एक महिला नेता को बिजोलिया आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा दोनों में गिरफ्तार कर लिया गया था, तो कौन थी, रमा देवी जोशी। याद रह जाएगा। अगला लिखो, जानकी देवी बजाज।
क्या नाम है? नाम से पता चलता है जमनालाल बजाज की पत्नी। जन्म स्थान लिखो, मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है जावरा। जन्म स्थान जावरा, मध्य प्रदेश। पूछ ले, नहीं पूछते पर कभी कोई पूछ ले, अपनी किस्मत फूटी हो पूछ ले। तो जन्म स्थान कहां पर है? जावरा, जावरा पड़ता है मध्य प्रदेश। जावरा कहां पे? जमनालाल जी गांधी जी के साथ रहते, गांधी जी ने आश्रम बना रखा था वर्धा। कहां पर? ये अपने पति के साथ रहती। तो लंबा समय कहां बिताया था इन्होंने? वर्धा। देख लो, इन्होंने अपना लंबा समय वर्धा आश्रम में बिताया था। वर्धा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। शी स्पेंट हर लॉन्ग टाइम इन वर्धा आश्रम। इन्होंने अपना लंबा समय वर्धा आश्रम में बिताया था। शी स्पेंट हर लॉन्ग टाइम एट वर्धा आश्रम। इन्होंने अपना लंबा समय कहां बिताया था? वर्धा आश्रम में बिताया। वर्धा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। जब जमनालाल बजाज की डेथ हो गई थी तो उसके बाद 1944 में इनको जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? लिख लो, इन्हें जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाया गया था। शी वॉज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ जयपुर प्रजामंडल। इन्हें जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाया गया था। शी वॉज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की क्या बनाया गया? फिर इनको गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बनाया था। सेठानी थे, गायों की सेवा करते थे। देख लो, इन्हें गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। शी वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज चेयरवुमन ऑफ गौ सेवा कमीशन। इन्हें गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। शी वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज चेयरवुमन ऑफ गौ सेवा कमीशन। गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। कभी एक बहुत बड़े नेता का नाम सुना आपने, विनोबा भावे, जिन्होंने एक आंदोलन चलाया था भूदान। क्या चलाया था? कि भाई बड़े बड़े जमींदारों का था अपनी भूमि का क्या दो? दान, ताकि उन लोगों को जमीन बांटी जा सके जिनके पास जमीन है। इन्होंने भी भूदान आंदोलन में भाग लिया था। देख लो, इन्होंने भूदान आंदोलन में भाग लिया था। शी पार्टिसिपेटेड इन भूदान मूवमेंट। शी पार्टिसिपेटेड इन भूदान मूवमेंट। भूदान आंदोलन में भाग लिया था। सेठानी थे, पैसे वाले थे, 108 कुएं बनवाए थे। कितने कुएं बनवाए? इन्होंने 108 कुओं का निर्माण करवाया था। शी बिल्ट 108 वेल्स। इन्होंने 108 कुएं बनवाए थे। शी बिल्ट 108 वेल्स। कितने कुएं बनवाए थे? भारत सरकार देश की आजादी के बाद 1956 के अंदर इनको अवार्ड देती है, पद्म विभूषण। क्या देती है? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। दूसरा बड़ा पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण। इनको कब दिया गया? पहली बार किसी राजस्थानी को पद्म विभूषण मिला था, तो वो राजस्थानी कौन है? जानकी देवी बजाज। 1956 ईस्वी में, इन 1956 एडी, 1956 ईस्वी में, इन 1956 एडी, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण। कैसे सम्मानित किया गया था? लिखो कोष्टक में, राजस्थान में प्रथम, फर्स्ट इन राजस्थान। राजस्थान में प्रथम, फर्स्ट इन राजस्थान। कल पढ़ेंगे बाकी।